नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार ओझा, जिन्हें आरकेबी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियर जी के साथ। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? दोनों नेशन नाउ पर। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और नेशन नाउ की तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय भवानी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय जय हिंद। हिंद। And to all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. And Abari, Jay, please, please, Abaria Kochambo to viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. आप सब लोगों को सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, and to everybody watching us, thank you very much for watching us. It's been a great pleasure, doing this show. Pradeep ji, in this show we have tried to be as impartial as possible. आज तक कभी मतलब कोई ये कंप्लेंट नहीं कर पाएगा कि ये शो जो है वो पार्शल रहा है किसी की ओर भी। You have been, especially you have been absolutely fair all your life. I mean, right from the time I've seen you. जो सच है वो सच। Yes, yes. सीधी सादी बात है, अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी जी ने अगर अच्छा काम किया है तो बोलना पड़ेगा ना अच्छा काम किया है। राहुल गांधी जैसे आज की तारीख में जो वोट चोरी के ऊपर जो जिस प्रकार माहौल बना रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सर, पॉलिटिकली बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही बीजेपी वाले ये कहें मजाक उड़ाएं उनका या कुछ भी करें, या इलेक्शन कमीशन ये कहे कि भाई आपके कहने के ऊपर हम लोगों ने एफआईआर रजिस्टर भी कर लिया, बट ऑल द सेम राहुल गांधी इज डूइंग व्हाटएवर ही इज केपेबल ऑफ डूइंग, लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर, एंड दैट इज द जॉब ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। इसी तरीके से पॉलिटिक्स चलता है। लेकिन जैसे आजकल एक चीज वायरल हो रही है प्रदीप जी, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आजकल अटल जी का एक भाषण वायरल हो रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिसमें चंद्रशेखर जी भी बैठे हैं, एच.डी. देवेगौड़ा जी भी बैठे हैं, बाकी सब लोग बैठे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि ये लोग कहते हैं कि हमारी छुप छुप के बात होती है, पीछे बात होती है। तो अटल जी कहते हैं कि काश बात होती, आजकल तो बात ही नहीं होती। अपनी राजनीतिक सोच के ऊपर द्वंद्व की स्थिति हो सकती है, लेकिन शत्रुता नहीं होनी चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स में, राजनीति में, राजकारण में शत्रुता का कोई स्थान नहीं है, दुश्मनी का कोई स्थान नहीं है। आप एक दूसरे के खिलाफ बोलें, कुछ भी बोलना हो बोलें, आपकी आइडियोलॉजी अलग है, किसी और की आइडियोलॉजी अलग है, आपके प्रोग्राम अलग हैं, आपका बिलीफ सिस्टम अलग है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हम सब लोग दोस्त हैं और वो दोस्ती हमेशा कायम रहनी चाहिए। आई होप दैट थिंग्स कम्स बैक प्रदीप जी। Yes, I really hope that things come बिल्कुल, back. that kind of politics, I think it ended with that particular rule. Once Atal ji in the 2004 they lost the elections, and then I think nobody practiced it anymore. But We need it. Let's be very clear. You can be, oh my God, you can be really and truly focused. जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जैसे अपने क्या नाम है इनका, अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी, अपने प्रमोद महाजन, जॉर्ज फर्नांडिस, सोमनाथ चैटर्जी, ये सब लोग जिस तरीके से सरकार को आड़े हाथों लिया करते थे, और उसके बाद सरकार के साथ सब बड़े अच्छे दोस्त थे, बड़े अच्छी दोस्ती थी हर एक की, बहुत अच्छे संबंध थे। जैसे आज भी आप असेंबली में देख लीजिए, महाराष्ट्र में आप देख लीजिए ना प्रदीप जी, मैं बाकी सब नहीं बोलता हूँ। देवेंद्र फडणवीस जी और उनके सामने जो है, क्या नाम है उनका, अपने नाना पटोले जी, आपस में द्वंद्व की स्थिति है, लेकिन बड़े अच्छे मित्र हैं, आज जैसे मिलते हैं। तो मतलब आई थिंक पीपल शुड लर्न फ्रॉम दैट। आप जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन आई थिंक महाराष्ट्र स्टिल मेंटेन दैट, मुझको ऐसा लगता है महाराष्ट्र में अभी तक वो मेंटेन किया है महाराष्ट्र। But yesterday was Prime Minister Modi's birthday, yes, and it was celebrations everywhere. The whole world rejoiced. World from east to west. I don't think कोई रह गया है जिन्होंने मोदी साहब को विश नहीं किए। Everybody across the world, all world leaders and everybody within India. आप film stars से लेके artisans से musicians से लेके everybody had something to tell about Prime Minister Modi. Every chief minister had something to say about Prime Minister Modi. In fact, the leader of the opposition, Rahul Gandhi, also wished him well. So that goes well for politics. And also the way RSS ने remind किया कि this talks about India's growing stature across the world. Everybody is taking us seriously, and everybody is looking at us with envy. Because we are growing economically and politically. Let's go to our guests. We've got some very wonderful guests tonight. We've got Kirti Nidhi Pandey ji, after a long time, Samajwadi Party के,
समाजवादी पार्टी के कीर्ति निधि पांडे बड़े दिनों के बाद, अरे पांडे जी क्या हो गया, बड़े नाराज हो गए तुमसे, क्या हो गया? नमस्कार। नहीं सर, नाराज नहीं। लग रहा है, मुझको तो ऐसा लग रहा है समाजवादी पार्टी के मतलब आप आ ही नहीं रहे आजकल। कुछ व्यक्तिगत कारण थे, बाकी अब कोई व्यक्तिगत कारण थे, हम कोई मदद करें सर, आप बोलिए, अगर आपको कोई तंग कर रहा हो तो हमारे नहीं, यूपी में ऐसी बात है। आपने योगी जी को गोरखपुर में बिजी रखा, आपने योगी जी को गोरखपुर में बिजी रखा पांडे जी। लेकिन पांडे योगी जी जी गोरखपुर में लेकिन पांडे जी जेन्युइनली, मतलब मैं बिल्कुल जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मजाक के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता हो, कुछ हो, आप एक आवाज करें, हम लोग हैं आपके साथ, आप टेंशन मत लीजिए प्लीज। आप मित्र हैं हमारे। थैंक यू सर, आप मित्र हमारे, मैं ऊपर नहीं कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ। इस चैनल को 50-60 लाख लोग देखते हैं सर, डोंट वरी, वी आर विद यू, नॉट वरी। निजामुद्दीन रहीम साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। आदाब सर। आदाब सर, आदाब, नमस्कार नमस्कार। आदाब। एंड डॉक्टर समीर भागरे, हाउ यू समीर भागरे साहब? वंडरफुल टू सी यू। और समीर भागरे साहब हाल ही में मुंबई आए, हम लोगों से मिले भी नहीं और चले गए। याद देखा, मैंने देखा सर, देखा, याद रखेंगे सर, याद रखेंगे। कल भी जी, अमित साटम साहब को आपने सुना भी और उसके बाद आप चले गए, लेकिन आपने ये नहीं किया कि भाई एक बार फोन कर लूं कि यार मैं वर्ली सीफेस पे हूँ, आ जाता हूँ। वहां से कितना टाइम लगता है आपको? 15 मिनट लगते हैं आपको बीकेसी पहुंचने में, 2 मिनट लगते हैं इनफैक्ट, और अगर ट्रैफिक नहीं रहता तो यू वुड हैव कम देयर विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट का रास्ता आ सकते थे सर। नहीं, मैं लेट्स स्टार्ट विद कीर्ति निधि पांडे जी। कीर्ति निधि पांडे जी, ये बताइए, आप जो हैं, जहां तक आपका सवाल है, समाजवादी पार्टी का सवाल है, आज की तारीख में 2 चीजें सामने आती हैं। नंबर 1 तो 3 चीजें इनफैक्ट, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन, 75वां साल उनका। नंबर 2, योगी आदित्यनाथ जी की जो फिल्म है वो रिलीज नहीं हो रही है सर, ये क्या चक्कर है? योगी आदित्यनाथ जी की खुद की फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, 59 कट्स रिलीज, ये क्या है? मतलब उन्होंने कहा कि 59 कट्स दीजिए सीबीएफसी ने, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन ने, उनको कोर्ट जाना पड़ रहा है। मतलब मेरी समझ के बाहर है कि ये क्या हो रहा है। और तीसरी चीज, अखिलेश यादव जी, मैं देख रहा हूं बड़ा फोकस तरीके से ध्यान केंद्रित करते हुए, बिल्कुल ना लेफ्ट देख रहे हैं ना राइट देख रहे हैं, सिर्फ वो क्या बोलते हैं, वो चिड़िया की आंख देख रहे हैं बस, और बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं सर। कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में कीर्ति निधि पांडे जी? बोलिए सर। देखिए राहुल जी, राजीव, 3 बातें। राजीव बजाज। मेरा नाम राहुल, राजीव जी, मेरा नाम राहुल नहीं है सर, राहुल बजाज जी का इंतकाल हो गया सर, चले गए, वो बजाज ऑटो वाले थे। राजीव जी, जी बोलिए। राजीव जी, जी सर। जिस तरीके से मोदी जी का कल 75वां जन्मदिन मनाया गया, पूरे देश के लोगों ने मनाया, और सभी राजनीतिक दल के लोगों ने उनको बधाई भी दिया उसके लिए जी। लेकिन मोदी जी ने एक नियम बनाया था 75 साल के बाद रिटायरमेंट का, सीनियर सिटीजनशिप राजनीति में, जो मार्गदर्शक मंडल में रखे जाएंगे 75 साल के बाद। तो देश की आवाम इस बात की भी उम्मीद कर रही है कि मोदी जी 75 साल के हो गए, अब हो सकता है मार्गदर्शक मंडल में चले जाए। दूसरी बात जो आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी एकदम चिड़िया की आंख देख रहे हैं। देखिए, इस समय परिस्थितियां ऐसी हैं उत्तर प्रदेश और देश के अंदर कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे जिस तरीके से लोगों को बांटा जा रहा है, जिस तरीके से आंतरिक रूप से देश को भी कमजोर करने की साजिश रची जा रही है, उसके लिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि धर्म से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है शिक्षा, रोजगार, किसानों की भलाई, बेरोजगारी दूर हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें नहीं हो पा रही हैं तो जो लोग इन मुद्दों से डाइवर्ट कर रहे हैं दूसरी तरफ, और जो उनके मददगार लोग हैं, इस देश को नुकसान होने में वो सब साझेदार हैं। इसलिए सबको शिक्षा के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, व्यापारी के सवाल पर, किसान के सवाल पर बात करनी चाहिए, और राजनीति इसी दिशा में चलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी इन्हीं मुद्दों के साथ फोकस कर रही है और इन्हीं मुद्दों के साथ लगातार इस बात का प्रयास कर रही है, सबके साथ बैठकें कर रही है, सभी लोगों के साथ एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रही है, अपने पुराने नए नेताओं के बीच में भी सामंजस्य प्रयास कर रही है बैठाने का, सब मिलकर के 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में। पांडे जी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक साहब ने कहा कि अखिलेश यादव जी ने जो भी चार्जेस लगाए बेबुनियाद चार्जेस है। उन्होंने कहा कि कोई माफिया नहीं, माफिया टोटल समाप्त कर दिया उत्तर प्रदेश में।
लैंड ग्रैबिंग इंसिडेंट जो भी हुआ वो आपके काल, समाजवादी पार्टी के काल में हो गया और 20,000 करोड़ के प्रॉपर्टीज फ्री कर दिया इस सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी के सरकार ने। लॉ एंड ऑर्डर, माफिया और लैंड ग्रैबिंग पे आपका चार्जेस बिल्कुल बेबुनियाद है। पांडे जी देखिए लगातार जो बात डिप्टी सीएम साहब कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। आपको याद होगा 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि या तो अपराधी जेल में होगा या तो अपराधी ऊपर चला जाएगा। लेकिन उसके बाद भी लगातार उत्तर प्रदेश का कोई जनपद ऐसा नहीं कि जहां अपराध घटित ना हो रहा, अपराध हो न रहा। अभी 2 दिन पहले की घटना है, गोरखपुर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, जहां से मुख्यमंत्री जी लगातार हफ्ते 10 दिन पे एक विजिट गोरखपुर जरूर करते हैं हफ्ते में 1 दिन का विजिट। और उस गोरखपुर में पशु तस्करों का तांडव चल रहा है। पशु तस्करों ने एक नीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को गोली मार दिया क्योंकि उसने पशु तस्करों का अपोज किया, विरोध किया, पशु तस्करों को पकड़ने का प्रयास किया और उसको गोली मार दिया। गोरखपुर जनपद के अंदर एक बिटिया की हत्या हो गई 2 दिन पहले और लगातार क्राइम स्टेट के साथ साथ क्राइम डिस्ट्रिक्ट हो गया गोरखपुर। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन उत्तर प्रदेश में लूट की, छिनैती की, हत्या की घटनाएं न होती हो। उसके बाद भी अगर ब्रजेश पाठक जी को नहीं दिख रहा है और जो सवाल हम खड़ा करते थे कानून व्यवस्था पे उनके विधायक खड़ा कर रहे हैं, अधिकारियों पे जो सवाल हम खड़े करते थे वो उनके मंत्री कह रहे हैं कि कोई अफसर मेरी नहीं सुन रहा है, अफसर बुलाने पर मीटिंग में नहीं आ रहा है। ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर और विधायक कह रहे हैं। विद्यार्थी परिषद जो उनका सांघिक संगठन है वो पुलिस के खिलाफ आंदोलन कर रहा है और क्या नारा दे रहा है, जो नारा हम देते थे विपक्ष में बैठ करके, जो नारा हम देते हैं ये जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, ये नारा उसके सांघिक संगठन विद्यार्थी परिषद के लोग दे रहे हैं। ये बात अगर डिप्टी सीएम को नहीं दिख रही तो बड़े आश्चर्य की स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर कि डिप्टी सीएम और सीएम को ऐसी घटनाएं और ऐसे वारदात नहीं दिख पा रहा है। लेकिन सर एक चीज है, इसके पहले कि मैं निजाम साहब के पास जाऊं, छोटा सा सवाल है, आप इसका छोटा सा जवाब दें और लंबा भी देना चाहते हैं दे दीजिए और उससे भी ज्यादा लंबा देना चाहते हैं मैं आपके पास वापस आ जाऊंगा। ये हो रहा है सर कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बहुत आ रही है, ये सुनने में आया कि वो जो AK-203 हैं वो बहुत बन रही हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन जो है अब शुरू हो जाएगी इसी महीने के अंदर, सितंबर 30 तक वापस शुरू हो जाएगी। उसके अलावा ना जाने और आई मीन देयर आर लॉट ऑफ मेजर, और छोड़िए जो अपना आईफोन है उसका भी मैन्युफैक्चर शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश में। और जो डिफेंस कॉरिडोर है उससे तो भारत को ना जाने कितने ट्रिलियन डॉलर्स का फायदा हो रहा है। और आज की तारीख में अगर GDP के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश इज द नंबर 3 स्टेट, महाराष्ट्र नंबर 1, तमिलनाडु नंबर 2 और उत्तर प्रदेश नंबर 3 है सर। तो देखिए ये फिगर्स तो सर वेरीफाइबल है ना, उसके साथ में बाकी आंकड़े भी दिए हैं ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। सर बताइए प्लीज। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या आंकड़े दिए वो यथार्थ से पड़े हैं। जब आप जमीन पे देखेंगे, जमीन पे बेरोजगारी का आलम है कि अगर 100 पद कहीं वैकेंसी निकाल दीजिए, 4th क्लास के निकाल दीजिए, सफाई कर्मचारियों के निकाल दीजिए, तो जो आवेदक मिलेंगे आपको उसमें इंजीनियरिंग किए हुए छात्र, MSc किए हुए छात्र, BSc किए हुए छात्र आवेदक मिलेंगे। झाड़ू लगाने के लिए वो तैयार है क्योंकि बेरोजगारी का आलम उत्तर प्रदेश में है कि लगातार बेरोजगारी बढ़ती रहे उत्तर प्रदेश के अंदर। और अभी तो कॉरिडोर बना है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, बनेगा, क्या उत्पादन होगा, उससे कितना देश को लाभ होगा, जब उत्पादन शुरू होगा तो उसके बाद ये चीजें तय हो पाएंगी। सर उत्पादन शुरू हो गया है कि 3 जगह पे तो शुरू हो गया है, वो तो मेरी पर्सनल नॉलेज है, इट स्टार्टेड इन 3 प्लेसेस जी। बाकी 60 और जगह हैं जहां पे शुरू होना है। करेक्ट है, आप बोलिए प्लीज। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती रही है, आपको याद है इस समय खाद के लिए किसान कितना मार खाया, कितनी जनपदों में किसानों की पिटाई हुई खाद और यूरिया के लिए जी हुई, नहीं मिल पाया उनको, डाई और यूरिया नहीं मिल पाया सर। वो कई जनपदों में किसानों पर लाठीचार्ज हुए, ब्लैक में मिल रहा है। तो अगर ये डेवलपमेंट की विकसित उत्तर प्रदेश का यही तस्वीर है तो ऐसे तस्वीर की जरूरत उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं है। अरे पांडे जी ब्लैक में मिल रही है, बेरोजगार सर। यूरिया की जो एक बोरी है जो 225 रुपए में मिलनी चाहिए वो 500 रुपए में मिल रही है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, 500 रुपए में मिल रही है।
250 की 500 250 की अगर आप मिल रही है, डिमांड, उसके लिए भी किसान लाठी खा रहा है। कहाँ सर, अगर आप ओरिजिनल प्राइस में अगर आप डिमांड करोगे तो लाठी पड़ेगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी, सीधी बात है जी। तो यही विकसित उत्तर प्रदेश है। लेट मी गो टू निजाम साहब। निजाम साहब तो 75 साल हो गए मोदी जी को, 11 बरस उनके, वो कहते हैं 11 साल बेमिसाल। ये ज्यादातर सवाल जो है प्रदीप जी पूछते हैं, आज मैं पूछ रहा हूं। वो कह रहे हैं क्या डेवलपमेंट हुई है साहब पूरे देश में, आप देखिए ना, जबरदस्त। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर विकास नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर मोदी जी की जय जयकार नहीं हो रही है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर गरीबी है, गरीबी सारी हट गई, सब कुछ खत्म हो गया। बोलिए सर, 7.8%। ये इस क्वार्टर का, अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर है उसमें 7.8% ग्रोथ दिखाई है सर जीडीपी ने। और तो और छोड़िए, इसी साल में 2025 में फ्रॉम जनवरी टिल टुडे टिल 15 सितंबर हमारा जो एफडीआई है, कम्युलेटिव एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम्युलेटिव, इट इज $1.28 ट्रिलियन। आज तक कभी इतना नहीं आया। आप बताएं सर, अब प्लीज बोलें सर। इसी के साथ साथ आप ये भी दिखा दीजिए कि भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने इन 11 वर्षों में, जब वो सरकार में आए थे तब कितना लोन था इस देश पे, और आज 11 वर्षों में कहां पहुंच गए आप। हम एक ही राज्य की, महाराष्ट्र से शुरू करते हैं, 9 लाख करोड़ रुपया कर्जा हो गया सर, 9 लाख करोड़ जी। तो इसका मतलब यह है कि आप जो कुछ दिखा रहे हैं वो सब जीरो है। हमारे यहाँ हमारे भाई पंडित जी उत्तर प्रदेश से हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, लेकिन अब मैं 50 साल से मुंबई में हूँ। हमारे यहाँ कहावत है कि वो घी जो है कर्ज लेके पीजिए और उससे स्वस्थ बने रहिए। तो ये घी लेके कर्ज पी के स्वस्थ बनने वाली बात है। दुनिया के हर कोने में आप बेइज्जत हो रहे हैं, दुनिया के हर कोने में। आप अपनी चाटुकार मीडिया के भरोसे, अपने अंधभक्तों के भरोसे आप फैलाने वाली बातें करके लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। आज जो हालत लोकतंत्र की इस देश में हो रही है आप कभी सोच नहीं सकते। उत्तर प्रदेश का अभी पंडित जी ने आपके सामने एक पूरा खाका रख दिया। महाराष्ट्र का हम रोज आपके साथ हर हफ्ते में 2 बार तो कम से कम डिबेट करने आते ही हैं। तो आप आज हम ये कहें कि 11 वर्षों में हमने बहुत तरक्की कर ली, 11 वर्षों में बीजेपी ने तरक्की कर ली, देश ने तरक्की नहीं किया। बीजेपी ने अरबों रुपए के कार्यालय बनाए। उनके नेताओं की अगर आज जांच हो जाए ईमानदारी से तो आज इतना पैसा उन्होंने देश का लूटा है कि रखने की जगह नहीं है उनके पास। आवारागर्दी में सबसे एक छोटा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं सर, निजाम साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। और पांडे जी जरा ध्यान दें प्लीज, पांडे जी जरा ध्यान दें। और बागरे साहब, आई वुड लाइक यू टू आंसर दिस ऑल्सो इन केस यू वांट टू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सर, भागलपुर एक जगह है, मैं वहाँ पे, आई एम वेरी फेमिलियर विद दैट प्लेस। 1989 में मैं सूर्या का एडिटर हुआ करता था। भागलपुर राइट जब हुए थे, आई वाज देयर, और मैंने पूरी कवरेज वहाँ पे करी थी भागलपुर की। और तकरीबन 1800 लोग के करीब मरे थे, बाकी ऑफिशियल फिगर तो बहुत कम है, उन्होंने तो 1200 के करीब कहा था। आज तक वहाँ पे किसी को सजा नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे, ये भी आपको बता दूँ मैं। और उसमें बहुत हिंदू मरे, मुसलमान तो खैर बहुत ही ज़्यादा मरे, गाँव के गाँव कट गए वहाँ पे। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, उसको ज़रा भूल जाइए सर। वहाँ पे 1024 एकड़ 1024 एकड़ ज़मीन जो है वो अडानी जी को दे दी गई है पावर प्लांट के लिए, 1 रुपये पे सालाना 1 रुपये के कर्ज पे सालाना वो ज़मीन अडानी जी को दे दी गई है अगले 30 साल के लिए। और वहाँ पे तकरीबन कोई 10 लाख आम के पेड़ हैं, उपजाऊ ज़मीन है, 10 लाख आम के पेड़ हैं, बाकी खेती होती है वहाँ पे। और वो लीची होती है ना सर, बिहार की लीची, भागलपुर की लीची बहुत माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त होती है, वो भी है वहाँ पे। तो वो सारा कट जाएगा वो क्या। तो निजाम साहब, ये क्या हो रहा है? मतलब ठीक है, पावर प्लांट की जरूरत है, मैं मानता हूँ पावर प्लांट की जरूरत है, बट नहीं सर, पावर प्लांट की जरूरत है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक तरफ नारा देते हैं देश में कि एक झाड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, और 10 लाख पेड़ लगाने के लिए कितना वक्त लगेगा और फसलें तैयार होने को कितना वक्त लगती हैं। तो ये आज तो सर 11 वर्षों में इन्होंने 10 लाख झाड़ लगाए नहीं। वो सारे 10 लाख झाड़ जो भी लगे हैं, जो वहां की जनता है, जो पर्यावरण प्रेमी है, उन्होंने उसको लगाया, मेहनत किया, फल सींचा। आज आप जो है अपने मित्र के फायदे के लिए उसको एक पावर प्लांट देने के लिए आपने 10 लाख झाड़ काटने पड़ेंगे, उनका प्लांट लगेगा, तो आप कौन सा डेवलपमेंट कर रहे हैं सर? जैसे मैंने आपसे ये कहा कि आज अरबों डॉलर आप कर्जा लाकर
अगर कोई चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नैतिकता नहीं है कि आपने कोई डेवलपमेंट किया। और उसके बाद जब आप बीजेपी के हमारे जो साथी हैं, बहुत सारे मेरे मित्र व्यक्तिगत तौर पर हैं, कई मंत्री दोस्त हैं, मैंने ये देखा है कि वो जब बात करेंगे तो वो कभी डेवलपमेंट पे बात नहीं करते, ना किसी चीज पे बात करेंगे। वो जाएंगे सीधा नेहरू जी को निकाल के लेके आएंगे, मुलायम सिंह जी को पुराने कि उन्होंने ये कर दिया। मतलब आज भी उनके पीछे जो एक चीजें दिखती हैं, वो कभी इन सब चीजों पर बात ही नहीं करते। उनके सामने अगर कोई आदमी किसी चीज का फिगर रखता है, कोई चेहरा उनके सामने रखता है कि भाई देखिए ये आपके राज्य में ये गलत हो रहा है, तो बोलेंगे मैं क्या करूं, इससे पहले जिन लोगों ने किया आप उनसे पूछिए। मतलब ये जो तरीकेकार है वो भारत की राजनीति में कभी नहीं रहा। राहुल गांधी जी ने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये जबरदस्त नारा है और हाइड्रोजन बॉम्ब आज फोड़ने वाले थे, थोड़ा बहुत कर दिया उन्होंने। जो कर्नाटका में 6000 वोट्स ऐलान के उन्होंने एक्सपोज कर दिए, इलेक्शन कमीशन पे आलोचना किया ज्ञानेश्वर जी। तो मगर किस प्रकार से बीजेपी, अनुराग ठाकुर का कहना है कि ये फूलझड़ी था, हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं था। कहां है हाइड्रोजन बॉम्ब? आपने कुछ साबित नहीं किया, ये कैसे आप कर पाओगे? इलेक्शन कमीशन भी करा, इलेक्शन कमीशन का इनकरेक्ट एंड बेसलेस एलिगेशंस बाय राहुल गांधी। बोलिए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आज जो पीसी राहुल गांधी ने किया, वो राहुल गांधी ने कांग्रेस के लोगों को बिठा के पीसी किया क्या? देश के जाने माने पत्रकार जिनके सामने बड़े बड़े नेता नहीं टिकते हैं, राहुल गांधी उनके सवालों का खुला जवाब और प्रूफ के साथ जो चीजें बीजेपी ने। अच्छा, सबसे बड़ी बात मुझे सर, आप 20-30 साल से आप जर्नलिज्म में हैं, मुझे आप बताइए कि आरोप राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर लगा रहे हैं, जवाब देने के लिए अनुराग ठाकुर और रविशंकर प्रसाद आ रहे हैं। क्यों? ये उनके दलाल हैं? कौन है ये इनके? ये उनके दल्ले हैं, दलाल। सर अगर हमने अपराध किया और मेरे से कोई सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता और मेरा जवाब देने के लिए मीडिया आए, तो इसका क्या मतलब है? अगर राहुल गांधी कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं तो हवा में तो नहीं कर रहे हैं ना सर। सारे एविडेंस, यहां तक कि जिन लोगों के माध्यम से वोट डिलीट किए गए, वो सारी लोगों को लाके मीडिया के सामने खड़ा कर रहे हैं। वो भारत के संविधान की सच्चाई जो है वो उनके सामने क्लियर कर रहे हैं। इसमें बहस का मुद्दा ही नहीं। इसमें तो सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट के जो है सिटिंग जज के साथ बात करके आज ही जो है हम एसआईटी बिठा रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर को बर्खास्त कर रहे हैं, उसको जेल भेज रहे हैं, जांच आने के बाद फैसला बताएंगे कि सत्यता क्या है। आप तो मस्ती कर रहे हैं देश के संविधान और लोगों के साथ। आपकी चोरी पकड़ी जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी सिर्फ आरोप लगा रहा है। राहुल गांधी विदाउट वर्किंग एक भी शब्द नहीं कहते। नहीं, हिट एंड रन कह रहे हैं। निजामुद्दीन जी कह रहे हैं हिट एंड रन। राहुल गांधी जी पिछले 2 साल से यही कर रहा है, हिट एंड रन, एक्सीडेंट करो और भागो और फिर कोर्ट में गया था अपोलोजाइज करो, तो यही कर रहे, हिट रन एंड अपोलोजाइज। ये बीजेपी का आरोप है। आप सब एलिगेशंस लगा रहे हो। कौन होती है आरोप करने वाली? हमने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए हैं क्या सर? हम पूछ रहे हैं आपसे बजाज नाम्बियार सर कि हमने आरोप बीजेपी पे लगाए हैं क्या? जी, हमने आरोप लगाए हैं इलेक्शन कमीशन पे, और वो ऑथेंटिक बॉडी है इस देश की, उसकी ड्यूटी बनती है कोई इलेक्शन कमीशन के इश्यूज को जनता के सामने रख के। अगर हमको शक है, मैं समझिए कांग्रेस का प्रवक्ता हूं इसलिए नहीं, अगर जनता को किसी बात के लिए शक है तो उसके लिए कानून में धाराएं बनी है, उसके तहत वो अपनी बात रखे। देश के 3 बड़े इलेक्शन कमिश्नर जो पहले इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, उन्होंने आपके पास सब रिकॉर्ड दिखाया, पिछले बहस में आपने दिखाया था। तो साहब आप ये बताइए कि बीजेपी उनके बचाव के लिए क्यों आ रही है? उनके बचाव के लिए खुद उनकी सरकार के अपने नियम कायदे, उनकी अपनी वो ऐसी बॉडी है जो किसी की नहीं सुनती। आपको टीएन सेशन का जमाना याद है ना, कि कांग्रेस के लोग मस्ती कर रहे थे थोड़ा बहुत। सेशन ने कभी किसी की बात सुनी क्या? जो अधिकार उनके पास था, असीमित अधिकार, उन्होंने उसका प्रयोग किया। आप तो अधिकार प्रयोग की बात छोड़िए, आपके बचाव के लिए सरकार नंगापन कर रही है। Right, so let me go to Sameer Bhagre sahab. Ji, let's go to Sameer Bhagre sahab. Sameer Bhagre sahab, 2 things. A, of course, as far as the GDP is concerned, that is of course improving. Very good news over there. Fantastic news as far as FDI is concerned.
Cumulative FDI has gone up to $1.24 trillion US in this year alone, and that does not even include September. We still have 4 months left. That is September, October, November, December. In terms of tariffs, Mr. Trump has finally come around, and as we have always maintained he would. August 25 को, इनफैक्ट आपने भी कमेंट किया था उस वीडियो के ऊपर, मुझे अभी तक याद है, जब हम ही लोगों ने यहीं पे कहा था कि भाई ट्रम्प साहब को वापस आना ही पड़ेगा, शेक हैंड करना ही पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो अदर वे आउट. बट नंबर 3, the other thing which is somewhat worrying, sir, बाकरे साहब, ये सब तो ठीक है, हिंदुस्तानी जो इंटरनल मैटर्स है उसके ऊपर तो आप जवाब देंगे ही. आज क्या हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब और MBS मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, उनके बीच में करार हुआ है. इट्स अ डिफेंस पैक्ट दैट एनीबडी हु अटैक्स सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान विल हेल्प सऊदी अरेबिया. एनीबडी हु अटैक्स पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया विल हेल्प पाकिस्तान. कहने का मतलब ये हुआ कि आज की तारीख में पाकिस्तान के पास अमेरिका का सपोर्ट है, USA का सपोर्ट है टोटल, चाइना का सपोर्ट है टोटल, पहले भी था, अभी तो बहुत ज़्यादा ही है, और अब सऊदी अरेबिया का भी ऑफिशियल सपोर्ट हो गया है. सो वेयर डू यू सी अस ओवर हियर? वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स विद सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया के साथ हम लोगों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, ट्रेड रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं. ज़बरदस्त ट्रेड चल रहा है इस वक्त सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में. दिस इज अ न्यू वन, दिस इज अ न्यू गुगली. सो वेयर डू यू सी दैट? बागरे साहब प्लीज. देखिए राजीव जी, हमारी विदेश नीति और हम प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की विदेश नीति, ये हमारे भारत के हित में क्या है इसके ऊपर है. अभी पड़ोसी मुल्क का जो विदेश नीति है वो ऐसा होता था कि पहले कोई हिंदुस्तान आता था तो उसको पाकिस्तान कंपलसरी जाना है. सो वी वर ब्रैकेटेड विद द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और हमको दोनों इक्वल मानते थे. मोदी साहब के राज में ऐसा हो गया है कि भाई भारत एक महाशक्ति है और ये पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है. आज आप देखिए, अगर अमेरिका ने पहले भारत का बारे में सीज फायर के बारे में बोला या टैरिफ के बारे में बोला, और आपके सामने पिक्चर है कि आज ट्रम्प साहब क्या बोल रहे हैं कि मोदी साहब इज हेल्पिंग द रिड्यूस द वॉर बिटवीन रशिया और स्टॉप द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. तो मैं ऐसा मानता हूं कि सऊदी अरेबिया हो या चाहे पूरे गल्फ कंट्रीज हो, हमारे हिंदुस्तान के संबंध उनसे बहुत अच्छे हैं. हमारा जहां इंटरेस्ट आता है, आई एम प्रीटी श्योर दे हैव नॉट सपोर्टेड पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, दे हैव नॉट सपोर्टेड एनी टेररिस्ट एक्टिविटीज ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर ऑफ पाकिस्तान. तो इसमें भी वो हमारे साथ ही खड़े. अब पाकिस्तान के साथ उनका कुछ पैक्ट होता है तो इससे वी आर नॉट वरीड, बिकॉज आवर रिलेशनशिप विद सऊदी अरेबिया इज मच मोर मैच्योर्ड एंड मच मोर कमर्शियल एंड मच मोर डिप्लोमेटिकली मैच्योर्ड है. तो हमको इसका कोई वरी करने की जरूरत नहीं है. बाकरे साहब, राहुल गांधी जी का, you want to complete something? Let him reply to the other questions, please. You want to complete? बोलिए. सी राहुल गांधी जी का जो हाइड्रोजन बॉम्ब था, तो निजामुद्दीन साहब भी महाराष्ट्र में इतने साल से रहते हैं, तो हम लोग ये दिवाली में एक मतलब वो बोलते हैं ना, लवंगी फटाका बोलते हैं, तो वो हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं, वो लवंगी फटाका था, फुलझड़ी थी. और देखिए ये जो उन्होंने आज आरोप किए, बेबुनियाद आरोप किए हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन 2023 में FIR कर चुकी है. वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उन्होंने वो FIR के बाद क्या इंक्वायरी की, इसका नाकामी उनके ऊपर है. जो कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में वो बात कर रहे हैं, वहां कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं, तो क्या वोट चोरी करके कांग्रेस के प्रत्याशी जिताने में, उसके पहले वो सीट बीजेपी के पास थी 2018 में. तो देखिए राहुल गांधी का एक परमानेंट एजेंडा हो गया है कि शूट एंड स्कूट. आज कुछ आरोप करेंगे, कल नया आरोप करेंगे, फिर जब उनको पूछा जाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते, तो वो बोलते हैं कि लोग मेरा कोई नहीं है, मैं तो मीडिया के सामने आरोप करना चाहता हूं. अरे भाई साहब, आप एक लीडर ऑफ अपोजिशन के संवैधानिक पद पे बैठे. आज आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होंगी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मीडिया के सामने लाना मेरा काम है, मेरा लोकतंत्र बचाना कोई काम नहीं है. लीडर ऑफ अपोजिशन. बाकरे साहब और लोकतंत्र के बारे में बोला राहुल गांधी जी ने. नो, he said election commission. बाकरे साहब, किस तरीके का आर्गुमेंट? he said election commission is shielding the destroyers of democracy. उन्होंने कहा मोदी सरकार is destroying democracy, और ये इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशन, they are shielding the destroyers of democracy. लोकतंत्र खतरे में, क्लियर कट राहुल गांधी जी ने कहा. बाकरे साहब देखिए, मैं तो इसमें एक पैटर्न देखता हूं, ये टूल किट का हिस्सा है. पहले आप संवैधानिक संस्थाओं पे डाउट क्रिएट करो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे देश के बाकी वित्तीय संस्था हो,
चाहे हाई कोर्ट्स हो, इनके ऊपर आप संविधानिक संस्था पे डाउट क्रिएट करो। और आप क्या करते हो कि आपके इनके जो सपोर्टर्स है जो बोलते हैं, शैडो बॉक्सिंग करते हैं सोशल मीडिया हैंडल पे कि नेपाल जैसी क्रांति हिंदुस्तान में होनी चाहिए। सो देखिए राजीव जी, प्रदीप जी, राजनीति अपने जगह है, लेकिन संविधानिक संस्थाओं पे कंटिन्यूअस आपको डाउट क्रिएट करना और उसके बारे में गलत फैलाना। अगर मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस पार्टी को, निजामुद्दीन साहब इतने सीनियर व्यक्ति है, बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति है, मैं तो पूछना चाहता हूं कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते भाई साहब? क्या आपको कोर्ट पे विश्वास नहीं है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे आपको विश्वास नहीं है? चाहे हाईकोर्ट पे विश्वास नहीं है? आप कई बार गए, आपको हर बार कोर्ट में जाके माफी मांगनी पड़ी है, चाहे वो रफाल का हो, चाहे चौकीदार चोर हो, चाहे सावरकर हो, चाहे पिगासस हो। आप एक मामला गिना दीजिए। राहुल गांधी इज ओनली इंटरेस्टेड इन मेकिंग एलिगेशंस फॉर द सेंसेशन विच ही वांट्स टू क्रिएट। और मैं इसके पीछे आपको एक और बात बताता हूं। राहुल गांधी के नेतृत्व पे कांग्रेस पार्टी में सीरियस क्वेश्चन मार्क्स खड़े हो रहे हैं, बिकॉज कंटिन्यूअस 90 इलेक्शंस इनके लीडरशिप में हारे। तो वो चाहते हैं कि भाई मेरे ऊपर ब्लेम ना आए, मैं इलेक्शन कमीशन पे करूं। और मैं तो बोलता हूं कि अगर आपको इलेक्शन कमीशन पे इतना डाउट है तो आप जाइए ना सुप्रीम कोर्ट में। कौन रोक रहा है? आपके पास तो बड़े बड़े वकील है, कपिल सिब्बल साहब है, अभिषेक मनु सिंघवी साहब है, सभी है आपके बहुत पास। लोग हैं सर, बहुत लोग हैं। लेकिन सर ऐसा है कि अभी ऑल द सर्वेज इंडिकेट, जो जितने सर्वेक्षण आ रहे हैं, दे इंडिकेट दैट राहुल गांधी पॉपुलैरिटी हैज रियली सर्ज्ड। ऊपर आई है सर, बहुत पॉपुलर हो गए सर, बहुत हुआ, स्पेशली वोट चोरी के मसले को लेकर के। समीर बागरे साहब, राहुल गांधी पॉपुलैरिटी हैज रियली इंक्रीज्ड। बोलिए सर बागरे साहब। So we wish him well. We wish him that his politics also should flourish. But if he is not going to follow the basic principle of politics, which is required to do politics, आप जनता के बारे में क्या बात कर रहे हैं? आपकी सत्ता 10 साल नहीं है, इसलिए आपको वोट चोरी दिख रही है। पहले आपकी ईवीएम आपको लगता था कि इसमें गड़बड़ है, फिर आपने मतदार यादी की बात की, अभी आप बोल रहे हैं ऑनलाइन कोई डिलीट कर रहा है ना। प्रावधान ही नहीं है ऑनलाइन डिलीट करने का जब तक आप फॉर्म सबमिट नहीं करते और हियरिंग नहीं होता। तो कांग्रेस पार्टी किस तरीके का आर्गुमेंट कर रही है? मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो साख है वो दिनों दिन गिरते जा रही है, और इसके कारण अपने वोटर्स को लुभाने के लिए ये बात कर रहे हैं सर। मतलब दिस इज समथिंग विच इज वेरी ट्रिवियल, और देश का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कुछ अच्छा बट बाकरे साहब, अगर 3 फॉर्मर इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी जी के साथ खड़े होते हैं, रावत, लवासा और अलग अलग, तो हाउ डू यू सी या 3 इलेक्शन कमिश्नर, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर साथ देना कोई इज नॉट अ स्मॉल थिंग। इट इज समथिंग, बिकॉज दे वर होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस, दे वर इलेक्शन कमीशन, दे रन द इलेक्शन कमीशन। अगर वो कहते हैं कि राहुल जी जो कह रहे हैं उनका निष्पक्ष जांच होना चाहिए, in faith in greater good of the nation, transparency, tranquility, तो उसमें गलत क्या है? You see, he's getting support from people. See, I don't want to comment on the past of those people, how they were close to the first family of the country at that time. ये पूरे इकोसिस्टम का पार्ट है। कुछ रिटायर्ड जस्टिस भी इनके सपोर्ट में आते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड देयर फ्रस्ट्रेशन कि क्या वो भी एक्सपोज हो रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर वो इलेक्शन कमिश्नर रहे तो उनको ये प्रोसेस पता नहीं है क्या, कि अगर आप एफिडेविट देंगे या आप कंप्लेंट करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, यानी क्या इंक्वायरी किससे करनी चाहिए? जयराम रमेश से इंक्वायरी करें क्या हम? कि सुप्रीम कोर्ट है देश में, कोई संवैधानिक संस्था नहीं है? वो कौन से लोग इंक्वायरी करना चाहेंगे? इनके पूरे इकोसिस्टम के जो पार्ट है वो इंक्वायरी करेंगे? आपको देश में संवैधानिक संस्था पे कोई विश्वास नहीं है। आपके पास आ रहा हूं निजाम साहब, आता हूं आपके पास। एक छोटी सी और इंफॉर्मेशन, आई डोंट नो हाउ एवरीबॉडी एल्स विल टेक इट। द फैक्ट इज बाय पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, एक चीज होती है जीडीपी, एक चीज होती है पर कैपिटा इनकम, अलग अलग इकोनॉमिक इंडिसेस जो होते हैं। बाय परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी अगर आपको मालूम नहीं है निजाम साहब, पांडे साहब, मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कोक की बॉटल है, कोक, इफ इट इज अवेलेबल फॉर से $2 इन द यूएस and it is available for say 70 rupees in India, so in purchasing power parity India is much better. आज की तारीख में India is number 3 in the world. We have reached the 3rd position by PPP. Number 1 is USA, number 2 is China, number 3 is India. By purchasing power parity in terms of the goods which can be purchased with Indian rupees in India, we are number 3 in the world. Number 2, sir, from 2014 till
2025, which is 11 years, 11 साल हो गए हैं, the Indian economy has tripled in terms of GDP. GDP के मतलब इंडियन इकोनॉमी has tripled, 3 गुना हो गई है. एंड सबसे बड़ी बात यह है, वी आर नाउ more than a $4.5 trillion इकोनॉमी, एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी. अब तक क्या था कि कैलकुलेशन थी कि 2027 तक वी विल बिकम दी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी और व्हाटएवर. I think we will cross that, I think by next year. Very frankly, I had predicted that we will become the 4th largest economy now around August, September this year. I predict again that by August, September next year, in terms of GDP overall, we would have overtaken Germany. मुझको मैं ये कहना चाह रहा हूँ. आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में समीर बाकरे साहब, before I go back to कीर्तिनिधि पांडे and Mr. निजामुद्दीन रई. बोलिए. राजीव जी, आप जो ये जो फिगर्स बता रहे, कांग्रेस पार्टी विल अगेन से दीज आर फिगर्स व्हिच आर नॉट ट्रू और हमारे फिगर्स कुछ अलग है. हमारे हिसाब से तो भारत 10वें Sir, स्थान पे. these are figures of IMF and World Bank. These are not figures सर, of दे the डोंट government. बिलीव एनीवन. वो दे विल से कि IMF इज आल्सो मैनिपुलेटेड बाय मिस्टर मोदी. सो Wow. कैसा है? So I love Mr. पार्टी Modi. If he can do that, wow, amazing. हाँ बोलिए सर, प्लीज बोलिए. सर, कांग्रेस पार्टी का इतिहास इतने सालों का रहा है, बट इतने ये 10-15 साल में कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है, ये कोई लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं कर सकते. इनके कोई भी बड़े लीडर राहुल गांधी के फेवर में बात करने सामने नहीं आते. इनके पूरे बड़े लीडर जो है, पास्ट चीफ मिनिस्टर्स हो चाहे कुछ भी हो, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग बिकॉज दे नो द काइंड ऑफ आर्गुमेंट्स राहुल गांधी इज मेकिंग. और मैं समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र बात कर रहे थे, अरे मैं आपको बता सकता हूँ कितने आईआईएम्स बने, कितने IIT बने, 50 करोड़ मुद्रा लोन्स हुए, कितनी आयुष्मान भारत हुआ है, सर, उसके ऊपर मैं आता हूं. कितने एयरपोर्ट बने. आप डेवलपमेंट पे राजनीति कीजिए. आप जात की बात जरा कर बात रहे हैं और करता हूं. आप एमवाई की राजनीति आप करते थे भाई साहब. आज आप बता रहे कि अरे बात कीजिए रोजगार की, तो देखिए रोजगार के बारे में आप EPFO के वेबसाइट पे जाके देखिए. EPFO एक ऐसा संगठन है जो 20 एम्प्लॉइज के ऊपर क्या एम्प्लॉय रहते हैं. अरे भाई साहब, पिछले 7 साल में 6.5 करोड़ तो EPFO में बढ़े हैं. आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? सर, आप ही के पास आ रहा हूं पंडित जी, आप ही के पास आ रहा हूं. इसलिए जनता बार बार आपको रिजेक्ट कर रही है. वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में आपके 40 सांसद छोड़ के चले गए आपको. आप क्या इंडिया गठबंधन है? किस बात का इंडिया गठबंधन चल रहा है? 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने आपसे गठबंधन तोड़ लिया. देश के सबसे झूठे प्रधानमंत्री. ऑलराइट, सो लेट मी गो अक्रॉस टू कीर्तिनिधि पांडे. भाई साहब हैं. अभी आप पांडे जी, निजाम साहब आपके पास आता हूं ना सर. निजाम साहब, आपका शो है, क्या बात. सर, आप मेरे कितने अच्छे मित्र हैं. बता रहा था कि इलेक्शन ये कह रहे हैं कोर्ट क्यों नहीं जाते. सर आप बोलिए ना, आपको जगह आप सर आपके पास टाइम. 18,000 कंप्लेन दर्ज किया. 18,000 17,780. उसके हर चीज का जवाब दे चुके हैं. आप हर कलेक्टर का ट्विटर हैंडल देखिए, हर कलेक्टर का ट्विटर हैंडल देखिए, आपको समझ में आएगा. पूरे जवाब दे चुके हैं. वैसे आप भी झूठी बातें करिए. सर, लोग पास क्या है? निजाम साहब, मैं कीर्तिनिधि पांडे जी के पास चले जाऊं अगर आपकी इजाजत हो तो प्लीज. जी जी जाइए. थैंक यू वेरी मच. देखिए उत्तर प्रदेश में जिस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र. सवाल सुन ले. सवाल सर, एक है, गोरखपुर के अंदर ये कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट बहुत हुई है, डेवलपमेंट बहुत हुई है. पिछले 3 के 4 साल में तकरीबन 1200 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई है. इज दैट ट्रू सर? आप मतलब गोरखपुर के आसपास ही हैं, आप मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ. हाँ बोलिए सर प्लीज. पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता का जवाब दे दूं जी. जो 5 सालों में समाजवादी पार्टी की सरकार में डेवलपमेंट हुई, उस जो विकास की लकीर खींचा समाजवादी पार्टी ने, उससे बड़ी लकीर आज तक भारतीय जनता पार्टी नहीं खींच पाई. हमने अगर लखनऊ में एक इकाना स्टेडियम बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दूसरा नहीं बनाया, उसका नाम बदल दिया. हमने लखनऊ में एक कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दूसरा नहीं बनाया, उसका नाम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के नाम पर रख दिया. हमने एक्सप्रेसवे बनाया, वो जस का तस आज भी है. और इनका एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जगह जगह धस रहे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जगह जगह भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए एक्सप्रेसवे. और लैपटॉप हमने बांट के उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाया. हमने बेटियों को साइकिल दिया, कन्या विद्या धन दिया, हमने बेरोजगारों को रोजगार दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया लोगों को. और उत्तर प्रदेश में जो बात ये कह रहे हैं जाति की बात तो केवल भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है. भारतीय जनता पार्टी जाति के लोगों से गठबंधन करके
एनडीए बना करके इस देश के अंदर चुनाव लड़ना चाहती है। और 2024 में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को संदेश दिया कि अब पीडीए लड़ेगा, पीडीए जीतेगा, पीडीए संविधान बचाएगा, पीडीए अधिकार बचाएगा, पीडीए किसान की सुरक्षा करेगा, पीडीए नौजवान की सुरक्षा करेगा, पीडीए इस देश के लोकतंत्र की सुरक्षा करेगा। और आप लोग बार बार जो बात कहते हैं ना कि कोर्ट चले जाइए, अगर कोर्ट पर आपको भरोसा रहता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर आपको भरोसा रहता, तो इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति होती है उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मोदी सरकार बाहर नहीं करती। जी कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, लेकिन केवल इसीलिए बाहर किया गया कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति अपने हिसाब से हो सके, वोटों की चोरी अपने हिसाब से हो सके। और यह बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी इसका चेहरा दिखा, किस तरीके से दरोगा एक महिला पे रिवाल्वर तान करके वोट देने से रोक रहा, किस तरीके से माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करके उनको मतदान करने से रामपुर के अंदर रोका गया उपचुनाव विधानसभा में, और जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के नग्न तांडव दिखा प्रशासनिक अमले का उपचुनाव में। इससे साफ होता है कि इलेक्शन कमीशन को हम लगातार शिकायत करते रहे, चुनाव के दौरान लगातार हम शिकायत करते रहे, फोटो भेजते रहे, वीडियो भेजते रहे, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी इलेक्शन कमीशन ने एक भी कंप्लेन का न तो संज्ञान लिया, न तो किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई किया। ये कह रहे हमारे कलेक्टर ने ट्विटर हैंडल पे जवाब दे दिया। कब दिया? जब ये सवाल खड़ा होने लगा कि इतने कंप्लेन्स के बाद जो शपथ पत्र के साथ इलेक्शन कमीशन को दिए गए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक भी बीएलओ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई नहीं की। नाम काटे गए तो जिम्मेदार कौन? जो लोग 2019 में वोट दिए 2022 में उनका नाम नहीं, जो 22 में वोट दे रहे उनका 24 में नाम नहीं। ये कौन सा तमाशा कर रहा है इलेक्शन कमीशन? और अगर लोगों का भरोसा टूट रहा है इलेक्शन कमीशन पर से, तो सरकार की भी जिम्मेदारी है, भारत सरकार की, और इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है कि उस भरोसा को इस देश की जनता के साथ कायम करे और जनता के लोगों को भरोसा हो जनता को कि हमारा वोट सुरक्षित है। अगर सवाल उठते हैं तो उसका जवाब देना अनिवार्य होता है। जी प्रदीप जी, आप सवाल। पांडे साहब, बात यह है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि नो कॉम्प्रोमाइज। आज उत्तर प्रदेश हब ऑफ बिजनेस इसलिए बनकर निडर होकर आप धंधा करो, बिजनेस करो, कोई खतरा नहीं है गुंडों बदमाशों से। दिशा पटनी को जो गुंडा केस थे मामले में, दोनों जो बदमाश थे उनका एनकाउंटर हो गया, एनकाउंटर। और मिशन शक्ति के माध्यम से ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन बचपन, ऑपरेशन मजनू, ऑपरेशन नशा मुक्त। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि हमने यूपी को टोटल क्रिमिनल फ्री कर दिया है। पांडे जी, पांडे साहब, मैं आपको बताता हूं, बनारस में एक बड़े माफिया हैं, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई? जौनपुर के माफिया के खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई? प्रतापगढ़ के माफिया के खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई? जो स्वजातीय अपराधी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के साथ, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई उत्तर प्रदेश के अंदर? और मैं तो कह रहा हूं सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करने वाले, उनके गृह जनपद में 2 दिन पहले पशु तस्करों का नग्न तांडव हुआ। जी। एक नीट की तैयारी करने वाले होनहार विद्यार्थी की गोली मार दी गई। पूरे गांव के लोगों में आक्रोश है। अगर इस तरीके की घटनाओं के बाद इनकाउंटर करने से क्या वो बच्चा वापस आ जाएगा? उस परिवार के लोग न्याय मांग रहे हैं बैठ करके, मुख्यमंत्री के जनपद में न्याय मांग रहे हैं। 2 दिन पहले एक बेटी की हत्या हो गई इसी गोरखपुर, उनकी विधानसभा के अंदर, जहां से वो एमएलए हैं। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, फिर सेफ्टी किसकी और सिक्योरिटी किसकी कर रहे हैं? उन बड़े पूंजीपतियों की जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। आम जन सुरक्षित नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। ये उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम चरम पे है, लगातार अपराध बढ़े हैं। एनसीआरबी के आंकड़े भी देखेंगे तो लगातार अपराध उसमें बढ़े हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। केवल मुख्यमंत्री जी बातें कर रहे हैं, अपराध पे नियंत्रण इनका नहीं हो पा रहा। 20,000 करोड़ जो आपके वक्त पर भू माफियाओं ने इलीगल तरीके से एनक्रोच किया था, योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि 20,000 करोड़ के प्रॉपर्टीज रिलीज करके उन लोगों को दिया जो एब्सोल्युटली एनक्रोच करके जो विक्टिम थे, वो अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उन्होंने किया जो आपके सरकार में पांडे साहब एनक्रोच किए थे बाय रूल ऑफ गन, यानी माफिया के तहत से। पांडे जी देखिए, कोई भी जमीन उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं कब्जा हुआ था, और जितने बड़े पैमाने पर भूमाफिया आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं,
जमीन कब्जा कर रहे हैं, लूट रहे उत्तर प्रदेश को अंदर। जो इनके व्यापारी मित्र है लूट रहे हैं। जिस तरीके से भागलपुर में 1 रुपए में लीज पे जमीन पा रहे हैं, कई 100 एकड़ की जमीन। इस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो व्यापारी मित्र हैं उनको लगातार सरकार लाभ देने का प्रयास कर रही है। और जिन जमीनों को खाली कराए, दिया किसको? सूची जारी करे ना उत्तर प्रदेश की सरकार, किसको दी वो मकान, जी, दुरुस्त। किसको बना के मकान दिया, सूची जारी करे। सर, एक यहाँ भी पर- सूची आज तक जारी सर, नहीं एक लिस्ट है किया, मेरे एक पास। भी लोगों को मकान नहीं दिया। केवल बड़बोलेपन के शिकार है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पांडे जी, एक छोटी सी लिस्ट है मेरे पास, ज्यादा बड़ी नहीं है, जरा ध्यान से सुनिए। गोरखपुर में श्रेयस डिस्टिलरीज की 2666 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। अंबुजा सीमेंट अडानी ग्रुप 1400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। अमृत बॉटलर्स कोका कोला वाले 800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। केएन डिस्टिलरीज 600 करोड़ इन्वेस्टमेंट फॉर देयर डिस्टिलरी प्रोजेक्ट, दारुका धंधा ऑफ कोर्स। Reliance CPL 1000 crore investment. These are investments which have already come, by the way. Shree Cements 500 crores. Life Care Hospitals 500 crores. Vision Parental 500 crores. I'm not even talking about those investments which are supposed to come. Now these are worth over 5000 crores. 5000 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है गोरखपुर में। और ये फैक्ट्रीज जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तो काम ही कर रही हैं गोरखपुर इंडस्ट्रियल देखिए, एरिया में। जी, मैं तो कहता हूं कि आप भी गोरखपुर आइए, जी आ चुका हूं, पहले आ चुका हूं। गोरखपुर भ्रमण करिए। काफी साल हो गए सर, नहीं गया, अब जाना पड़ेगा लगता है। नहीं तो आइए, आइए गोरखपुर ना, अब उत्तर जी, प्रदेश के जी। मुख्यमंत्री जी का शहर है, तो आइए जी, और गोरखपुर को देखिए करीब से। गोरखपुर में आज भी बरसात होती है, हल्की बरसात में नाव चलाना पड़ता है। 1-1 फीट 2-2 फीट सड़कों पे पानी लगता है। 8 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, गोरखपुर के सदर के विधायक जी 5 बार यहाँ एमपी रहे हैं, लगातार उनका महापौर है। और जल जमाव का हाल यह है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में कि 1 घंटे की बरसात में नाव चलाने वाली स्थिति पैदा हो जाती है गोरखपुर। सर उसके कई वीडियो जब आप कहिएगा तो मैं आपको भेज दूंगा। नहीं है, और जहां तक देखें इन्वेस्टमेंट का जो सवाल है वो जमीन पे कितना है, आप गोरखपुर मैं आएंगे जमीन तो की सब बात कर आपको रहा हूं दिखेगा। सर, ये जमीन की बात है। अगर आप बोले तो थोड़ी देर के बाद मुझे ये भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी एक एक जगह पे कितने लोग एम्प्लॉयड है। अब वो वास्तविकता में उत्तर प्रदेश से हैं कि बाहर से हैं ये मुझे मालूम नहीं है, जिसकी वजह से अखिलेश यादव जी को एक्चुअली बोलना पड़ा था कि उत्तर प्रदेश में जो एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे पहले, ये बाय द वे दिस इज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू आस्क एंड आई वुड लाइक बाकरी साहब आल्सो टू रिएक्ट टू इट एंड आई वुड लाइक निजामुद्दीन रहीम साहब आल्सो टू रिएक्ट टू इट व्हिच इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अखिलेश यादव साहब ने ये कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में परसों कि लखनऊ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि भैया देखो हम तो रिजर्वेशन देंगे उत्तर प्रदेश के युवाओं को कि सबसे पहले नौकरी उनको मिले, बाहर के लोग बाद में आए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ये अखिलेश यादव जी ने बोला, मैंने नहीं बोला, कि कर्नाटक से लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश से लोग आ रहे हैं, तमिलनाडु से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। क्या ये सही है कीर्ति पांडे जी? इज दैट ट्रू? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश में अपोजिशन के लीडर होने के नाते, उत्तर प्रदेश में विपक्ष की बड़ी पार्टी होने के नाते और देश की नंबर 3 पार्टी होने के नाते उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी है कि ये उन नौजवानों के हक की लड़ाई लड़े जो नौजवान उत्तर प्रदेश में बेरोजगार है, शिक्षित है लेकिन बेरोजगार है। बाहर के लोग नौकरी करें, लेकिन उससे ज्यादा प्राथमिकता उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी देने की होनी चाहिए जी। और इसके लिए पॉलिसी भी सरकार को तय करनी चाहिए। पहले उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी पाए, बाहर के भी लोग नौकरी करें, सबका स्वागत है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान की प्राथमिकता पहली होनी चाहिए, बाकी नौजवानों की वहां से मुझे जो खबर आ रही है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम कमिंग टू यू बाकरे साहब, बट फर्स्ट आई हैव टू गो टू निजाम साहब। आई नो यू वांट टू आंसर दैट। सिंगल लाइन सर। जी बोलिए सिंगल लाइन प्लीज, गो अहेड। देखिए राजीव जी, प्रदीप जी, आज देश की स्थिति मोदी साहब के और योगी साहब के राज में देखिए कैसी हो गई है कि पहले जो बीमारू स्टेट्स थे, पहले हमारी ये महाराष्ट्र की जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, कुछ जो रीजनल पार्टीज है, वे हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के भाइयों उधर आते थे जॉब के लिए, तो इनको तकलीफ देते थे। और आज ऐसी स्थिति ला दी है योगी जी ने कि पूरे भारत के लोग वहां जा रहे हैं। तो ये इतना बड़ा डेवलपमेंट है और इतना बड़ा चेंज ऑफ एटीट्यूड है, ये तो मानना चाहिए ना हर आदमी ने, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, योगी साहब के नेतृत्व में, जैसा महाराष्ट्र में देवेंद्र जी कर रहे हैं,
वैसे योगी साहब उधर कर रहे हैं। Sir, these are तो very skilled jobs. इससे बड़ा तो इंडिकेटर ही नहीं है कि देश के लोग जी। वहां जाके जॉब करना चाह रहे हैं। दैट्स द Sir, हाईएस्ट लेवल ऑफ these, डेवलपमेंट sir, these are very skilled jobs. Sir, number two, in terms of GST, Uttar Pradesh is the number two state in the entire country. GST number 2 है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश sir. और पांडे साहब, number 3, एक सेकंड, Yes, yes. sorry, in terms of GDP, which is why Uttar Pradesh is number 3. Let's be very clear. लेकिन पांडे साहब, sorry, Pradeep जी, sorry. No, I'm just adding to what you said. 6 trillion economy, $6 trillion economy. योगी जी ने कहा 2047. मोदी साहब कह रहे विकसित भारत, उत्तर प्रदेश will achieve $6 trillion economy. पांडे साहब. And one small thing. ये जो jobs गई हैं, sir, please. ये जो jobs गई हैं, these are very highly skilled jobs. They're not unskilled jobs. These are very, very highly skilled jobs. Which is why क्या हुआ है कि तमिलनाडु से इंजीनियर्स गए हैं, महाराष्ट्र से गए हैं, बाकी सब लोग भी जो लेबर है वहां से गई है। और वहां प्रॉब्लम क्या हो रही है, पता नहीं ये सच है कि नहीं है, जिन लोगों ने वहां इन्वेस्ट, मैं सिर्फ गोरखपुर की बात कर रहा हूं, अभी बाकी जगह की बात नहीं कर रहा हूं। गोरखपुर में जो वहां पर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है वो ये कह रहे हैं कि भैया यूपी के लोग, अगर हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग यहीं पर एम्प्लॉय हों, क्योंकि क्या है, जब बाहर से आदमी आता है उसके लिए वर्कर्स के लिए अलग से टेनमेंट्स आपको बनानी पड़ती हैं, बाकी सब बनानी पड़ती हैं। उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं वो उतना काम नहीं करना चाहते यूपी में। एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम दैट वी हैव हियर इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या होता है, जो लोकल मराठी मानुस है वो उत्तर प्रदेश जितना, यूपी का लड़का जितना काम करता है उतना नहीं करता। अब महाराष्ट्र से जो लड़का वहां जाता है वो वहां पे 18 घंटे काम करने को तैयार है, महाराष्ट्र में काम करने को तैयार नहीं है। प्रॉब्लम ये है। डिसएग्री। ओके सर, ओके, बट दिस इज व्हाट द थिंग इज। आई एम कमिंग टू यू ऑन दैट। Let us not belittle the working Sir, class. nobody is belittling anybody, sir. The fact हर आदमी अपने remains. रोजगार के लिए जाता अरे है। बागरे साहब, महाराष्ट्र से तो रोजगार के लिए जा रहा है। बागरे और साहब, उत्तर प्रदेश का हमारे भाई मुंबई में आ रहे तो रोजगार के लिए आ बागरे रहे। साहब, मैं आपको तो वही बोल रहा हूं, जब आदमी अपने होम टाउन में होता है तो आराम पसंद होता है, जब होम टाउन के बाहर जाता है तो बहुत मेहनत करता है। That has been my experience. I may be wrong. I am not belittling anybody at all. जी पांडे जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे सर, प्लीज बोलिए। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि लोग बाहर जब जाते हैं तो इस लक्ष्य के साथ जाते हैं कि हमें वर्क करना है, तो हार्ड वर्क करते भी हैं जी, और 8 घंटे की जगह 12 घंटे वर्क करते हैं, उससे भी ज्यादा 1-2 घंटे कर पाते हैं तो करते हैं जी, क्योंकि तब उनके पास एक ही लक्ष्य है कि वर्क करना है। जी बिल्कुल, ये आपकी बात से मैं इस बात से सहमत हूं। और भारतीय जनता पार्टी के लीडर एक बात कह रहे थे कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भारत महाशक्ति, विश्व शक्ति। तो मोदी जी के दोस्त ट्रंप साहब ने कल उनको बधाई दिया और आज भारत देश को ड्रग तस्कर देश की लिस्ट में शामिल कर दिया ट्रंप साहब ने जी। आज भारत ड्रग्स तस्करी करने वाले देश की सूची में अमेरिका ने शामिल कर दिया। ये गिफ्ट भी दिया मोदी जी ने को ट्रंप साहब ने। ये स्थिति है विदेश नीति की इनकी। और योगी जी जो कह रहे हैं $6 trillion इकोनॉमी 2047 तक होगा, क्या ये पॉसिबल है पांडे साहब कि सिर्फ बातें हैं? देखिए आप जब कभी भी पूरे बजट को आप देखिए, पिछले साल के बजट को उठाइए उत्तर प्रदेश के, जब आप बजट देखेंगे तो 50% बजट सभी डिपार्टमेंट्स के वापस हो गए। ये जब फरवरी मार्च में बजट पेश होता है तो 6 लाख करोड़ का, 5 लाख करोड़ का, 7 लाख करोड़ का बजट आता है, लेकिन जब साल का फाइनल मंथ खत्म होने लगता है, फाइनेंशियल ईयर, तब आप जब उसको चेक करेंगे, पिछले ईयर का आप बजट चेक कर लें तो 50% बजट पीडब्ल्यूडी का, ऊर्जा का, इरिगेशन का, ये सब वापस हो गए। इनके मिनिस्टर्स खर्च नहीं कर पाए। तो ऐसा बजट, एक बजट बनाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार करती रही है। और जब से सरकार बनी है, कोई किसी ईयर का इनका बजट देखिए, लगभग 40 से 50% बजट हर साल वापस हुआ, खर्च नहीं कर पाई है सरकार। जी, सो लेट्स गो टू निजाम साहब। निजाम साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज बोलिए सर, प्लीज। सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अभी हमारे बीजेपी के साथी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भारत के 3 नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी, तीनों शायद बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी इस देश में नहीं है। लेकिन इनके 2 बीजेपी के नेता हैं, एक आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी और एक आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के पति देव। वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी हैं और उनको जो है बहुत अच्छी नॉलेज है।
उन्होंने पिछले 6 महीनों में उनकी इकोनॉमी का जितने जीडीपी बढ़ा रहे हैं, वो जितना परसेंटेज ला रहे हैं, उसका उन्होंने पूरा पोल खोल के रखा है। अगर इनमें दम है तो पहले उनके मुंह चुप कराएं। ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये सारे आंकड़े बोगस हैं, और अगर ये बोगस नहीं है तो रिजर्व बैंक के पैसे सब कहां चले गए। और फिर देश भर में आज कर्ज, आज हमने आपको पहले ही सवाल में हमने कहा था कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में 9 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। पैसा लाएंगे कहां से, आप देंगे कैसे? एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पहले से पता है कि राज्य की सारी बड़ी चीजें गिरवी हैं, मंत्रालय से इंक्लूडेड ऑल प्रॉपर्टीज जो सरकार की है महाराष्ट्र में, वो सब गिरवी हैं दूसरों के यहां। और विदेश नीति के तो अभी आपने सुन ही लिया, अभी पांडे जी ने वो ड्रग्स वाली बात अभी उनको, क्योंकि कल ही वो उनका आया और उन्होंने जो लिस्ट निकाली पूरी दुनिया के देशों में कहां कहां ड्रग डीलिंग है और क्या हो रही है। और वो ड्रग्स भी माशाल्लाह सब गुजरात से 99.9% गुजरात पोटला कांड जहां से अडानी जी का कोर्ट है वहीं से आता है, सरकार के कब्जे में है। आज हिंदुस्तान के नौजवान की हालत क्या है, भूखमरी बच्चों की कहां पहुंच रही है, बहस करना। हाँ, इन्होंने मंदिरें बड़ी अच्छी अच्छी बनाई और होना भी चाहिए, क्योंकि हम धार्मिक देश में रहते हैं। इसके अलावा इस देश में सारी चीजों के पोल खुलेंगे, और ये आज नहीं तो कल सब जेल के सलाखों में होंगे, क्योंकि देश की जनता को आप धोखा नहीं दे सकते। इनके अपने नेता बात कर रहे हैं। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी के नाम पर दर्जनों मुकदमात उन्होंने अपोजिशन लीडरों पर कराए हैं, और जितने मुकदमात कराए हैं आज नहीं तो कल सब कोर्ट के थ्रू उड़ेंगे। लेकिन आप उनकी सत्यता, जो उन्होंने इकोनॉमिकली जो है भारत का नक्शा रखा है कि आज भारत में इकोनॉमिक व्यवस्था क्या है, आप उनके इंटरव्यू पोस्टकार्ड में आए हैं, आप देख लीजिए। साफ साफ कह रहे हैं कि मोदी धोखा दे रहे हैं, देश की जनता को झूठ बोल रही है सीतारमन की ये फिगर्स हैं। आप फिगर बना लेना और उस जगह पर बैठकर वो पैसा दिखाना अलग बात है। रिजर्व बैंक 100% करप्ट हो चुका है। निजामुद्दीन साहब, ये आंकड़ा सुनिए, ये आंकड़ा है बीजेपी का। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड लार्ज स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारा है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है ही, फोर्थ लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है हमारा, थर्ड लार्जेस्ट फार्मा है, सेकंड लार्जेस्ट तो एक मैं आपको बोल रहा हूं, आज के तारीख में मोदी साहब ने 32 डिफेंस प्रोजेक्ट्स चाइना बॉर्डर में, चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 32 डिफेंस प्रोजेक्ट्स रेलवे का है। पिछले 11 सालों में रेलवे इन्होंने नहीं बनाया, सारा रेलवे पहले से बना हुआ है। आज उन्होंने जो ट्रेनें चलाई वो वंदे भारत है, जिसमें गरीब नहीं चलता, उसमें अमीर आदमी चलता है, अडानी अंबानी चलता है। उसमें हमारा गरीब जो उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बंगाल से, पंजाब से आता है, वो आज भी उसकी हालत क्या है। मुंबई जैसे वर्ल्ड टॉप क्लास की सिटी में आज भी उसको मरने जैसी स्थिति है। अगर बजाज साहब आप आते हैं अंधेरी से, अगर दिन में आके दिखा दे कोई आदमी, अगर शरीफ आदमी अगर एक ढंग का कपड़ा पहन के उसमें रिटर्न चला है। आप ये बातें उससे करिए जिसने इसको जमीन पर नहीं देखा हो। हमने इसको जमीन पे देखा, हम लटक के आए ट्रेन में। 14 मेट्रो नेटवर्क मुंबई में, मोदी साहब 30 तारीख को फिर आ रहे हैं और एक नेटवर्क चालू करने के लिए। आपको याद होगा कि पहला मेट्रो भी कांग्रेस लेके आई थी। पहला मेट्रो चुनाव के दौरान पृथ्वीराज चौहान को फीता काटना था, और उसी जो ना उनको पता है आपको, मोनोरेल भी कांग्रेस ही लेके आई थी, सारा रेलवे नेटवर्क भी कांग्रेस ने ही बनाया था। आपने आज भी जो चीजें आप तैयार कर रहे हैं वो कर्ज के बेस पर ही है। आप एक सपना भारत को दिखा रहे थे कि हम बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हैं। आपके 11 साल गए और भी 11 साल में नहीं आए कि अभी आधे से ज्यादा ब्रिजेज बनने को बाकी हैं, और वो पैसा जापान का 50 साल के लिए कर्जा है। आपने अपने पैसे से क्या बनाया है? मणिपुर देश भर में टॉयलेट बनाए हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी, मणिपुर में टोटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, रेलवे, ट्रैक, इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा है कि मणिपुर में प्रधानमंत्री 8,500 करोड़। सर नंबियार सर, परसों माननीय प्रधानमंत्री गए थे ना, क्या हालत हुई मणिपुर की परसों, जनता रोड पर निकल आई। तो आप जो है ये सब चीजें जब खोलेंगे, जब आदमी एक उंगली किसी की तरफ उठाता है तो 4 अंगुली अपने ऊपर उठती है, और झूठ बहुत दिन तक आप टिका नहीं सकते सर। अब देश का नौजवान जाग गया है, उसके हाथ में कंप्यूटर है, आज उसके हाथ में जो है पूरी चीजें देख लेता है मिनट सेकंड में। अभी हम जब बजाज साहब से बहस करते हैं तो बजाज साहब को 1 मिनट में इंफॉर्मेशन उनके लैपटॉप पे आ जाती है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है उधर ही दिख जाता है।
तो अब आप बेवकूफ नहीं बना सकते। स्वयं प्रधानमंत्री जी जितनी बेहतर तरीके से झूठ बोलते हैं, देश के 12-14 प्रधानमंत्रियों में ये रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है झूठ बोलने का। राइट, so let me go भाई across to बीजेपी के बागरे हमारे साहब। साथी हैं। जी बागरे साहब ये बताइए कि जहां तक के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रश्न है और दूसरा एम्प्लॉयमेंट का प्रश्न है, एम्प्लॉयमेंट, दैट आई हैव बीन आर्ग्यूइंग नाउ फॉर अ लॉन्ग टाइम कि जो डेफिनेशन है रोजगार की वो जरा चेंज होनी चाहिए, बिकॉज यू गॉट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स नाउ अवेलेबल ऑल ओवर द प्लेस। पीपल आर वर्किंग 3 hours a day, 4 hours a day, people are working from home. As I have said again and again and again, like for example, we are in BKC. I have said it so many times. Aspas, there are about 15 very elite restaurants all around. You know what? You can't get a place there after 9 o'clock or 9:30. 9:30 बजे के बाद वहाँ पे जगह नहीं मिलती है सर. And they are very expensive. I can't afford them. I see kids who are working in IT industries or in international banks and elsewhere. Minimum 15 के 16 restaurants हैं यहाँ पे बागरे साहब, and they are always full. And which is true for most of Mumbai. Where is that money coming from? That means people must be working. लोग कमा रहे होंगे ना, तभी तो जा रहे हैं ना सर। समीर बागरे साहब, अब आप बताएं इसमें कुछ रोशनी डालिए इसमें। देखिए, मैं तो पहले कांग्रेस के मेरे वरिष्ठ साथी उनके कुछ चीजों का जवाब देना चाहता हूँ। प्लीज गो अहेड। ये बार बार महाराष्ट्र के कर्जे की बात कर रहे हैं। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट एक्ट एक होता है जिसके अंडर जो स्टेट है वो उसको कुछ लिमिट में ही कर्जा ले सकती है। 25% का लिमिट है और महाराष्ट्र की कर्जे आज सिर्फ 18% है। तो आप पहले तो कॉन्टेक्स्ट में बात कीजिए कि आप एक 9 लाख करोड़ का फिगर बता रहे हैं लेकिन उसकी जीडीपी कितनी ग्रो हो गई है 10 साल में, वो आप नहीं देख रहे। तो ऐसा कुछ रहता है, एफआरबीएम एक्ट होता है, ये पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है। कोई ऐसा स्टेट अपना मनमर्जी नहीं कर सकता। दूसरी बात ऐसी है कि आपने कहा कि हम ना रेलवे में लटक के आ रहे हैं, तो आपने खुद भी रेलवे में लटकते रहे और जनता को भी लटकाते रहे। हमारे देश में मेट्रो का जो नेटवर्क है, महाराष्ट्र में देवेंद्र जी ने इतना बढ़िया नेटवर्क मेट्रो का ये किया है। आप चाहे पूना हो, चाहे नागपुर हो, चाहे मुंबई हो, आज पूना में गणपति फेस्टिवल जब था तब पूरे लोगों ने मेट्रो यूज किया है। आज पूरा मुंबई मेट्रो जब भी पूरी होगी तो पूरा मुंबई का ट्रैफिक कंजेशन रिलीज होने वाला है। तो और दूसरी एक बात इन्होंने कही कि सुब्रमण्यम स्वामी अभी कोई अर्थनीति बता रहे, तो आप अगर सुब्रमण्यम स्वामी जी के अर्थनीति से एग्री होते हैं तो माननीय सोनिया गांधी जी के बारे में उनके क्या विचार है, उसके बारे में आपके क्या विचार है। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी का कुछ आपको सुनना है तो पूरा सुनिए, क्या क्या उन्होंने बोला है सोनिया गांधी और राहुल गांधी और राजीव गांधी के बारे में। तो सुब्रमण्यम स्वामी एक हताश राजनेता है जिनको कोई पोस्ट नहीं मिली इसलिए वो दिन भर कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो कांग्रेस के पास ना ओरिजिनल आइडिया बची है ना कुछ बचा है। और जो निर्मला सीतारमन जी के पति है वो आपके मनमोहन सिंह साहब के एडवाइजर रह चुके हैं, तो वो भी क्यों बोलेंगे। तो ये तो समझ में आता है आपके पास ना कोई तथ्य है। अगर इतने डेवलपमेंट हो रही है, इतनी मुंबई में डेवलपमेंट हो रही है, तो ये रोजगार कहाँ हो रहा है। मैं तो राजीव जी, प्रदीप जी, आपको एक बहुत पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप एक रोजगार के पूरा एक शो कीजिए 1 घंटे का, और मैं आपको तथ्यों के साथ रिपोर्ट्स के साथ बताऊंगा कि पिछले 10 साल में 17 करोड़ रोजगार कैसे तैयार हुआ है। पिछले 7 सालों में ईपीएफओ में ऑर्गेनाइज सेक्टर में 6.3 करोड़ की एडिशनल रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो देखिए, अगर कोई इतने हाईवे बन रहे, एयरपोर्ट बन रहे, तो क्या हवा में बन रहे? क्या कोई इटाली से आके काम कर रहा है क्या यहाँ पर, कि हमारे भारत के लोग कर रहे हैं? तो मेरा ऐसा कहना है कि कांग्रेस पार्टी नॉन इश्यूज पे राजनीति करना चाहती है और इसके कारण उनको जनता बार बार रिजेक्ट कर रही है। अगर इनके पास कोई मुद्दे हैं तो जनता के बीच में जाइए। ये क्यों रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और भाग जाते? अभी राहुल गांधी मलेशिया गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप कुछ दिनों में देखना कहीं फॉरेन में जाके और कुछ छुट्टियां मना के आएंगे। तो राजनीति एक सीरियस एक्टिविटी है और आपको कांग्रेस पार्टी तो इतनी सालों से राजनीति में, तो हमको इनको बताना ना पड़े तो ये तो बहुत बड़ी बात है। उनसे मुद्दे ले रहे हैं आप। एक देयर इज नॉट अ सिंगल ट्रैक्शन फॉर वन पॉइंट विच राहुल गांधी इज रेजिंग। एवरी टाइम ही इज रेजिंग एंड ही इज गेटिंग सम रिपल्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे राजनीति करेंगे तो आपकी राजनीति धीरे धीरे खत्म हो रही है। शरद पवार ही है जो प्रधानमंत्री मजबूर है उसकी बातें सुनने को।
अच्छा। उसके बगैर राहुल गांधी जो कहता है पत्थर की लकीर है, प्रधानमंत्री को नाक रगड़ के आना अरे पड़ता भाई, है। ये गांधी परिवार का राज नहीं है, ये डेमोक्रेसी है, भारत डेमोक्रेटिक देश है। कोई आपके परिवार का राज नहीं है कि राहुल गांधी ने बोल दिया तो वो हो गया। ऐसा नहीं होता है सर। जनता की आवाज यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है। जनता की जनता आवाज है, जनार्दन है, डेमोक्रेसी इज द किंग। सो जो जनता बोलेगी वही हम सुनेंगे। आपके राहुल गांधी क्या बोलते हैं इससे किसी को लेना देना राहुल नहीं है। गांधी की ही आवाज है कि आपके प्रधानमंत्री को नाक रगड़ के उनके लिए आना पड़ता है। अच्छा। राहुल गांधी जो कहते हैं वो प्रधानमंत्री को 5 साल बाद ध्यान आता है। नहीं, राहुल अरे गांधी तो ने आपकी सही 60 साल सरकार थी तो आपने क्यों नहीं किया? तो 60 अभी इलेक्शन हमारे कमीशन नहीं के किया। अपॉइंटमेंट के हमने- बारे में बात कर रहे थे। 1951 से 2023 तक कौन अपॉइंटमेंट करता था? सोनिया गांधी जो ने नवीन अपॉइंटमेंट चावला जी करता की था तो अपॉइंटमेंट आपने की थी। कौन सी चीफ पोस्ट जस्टिस पे ऑफ थी सोनिया इंडिया को गांधी? नहीं रखा। आप बताइए मुझे कौन से है। पोस्ट पे थी? तो इस तरीके की राजनीति अब खत्म हो चुकी है ये देश देखिए, से। देश कोई की खत्म विकास की नहीं हो राजनीति चुकी है, है। राहुल एस्पिरेशनल गांधी कंट्री है। authentic आप है। ये देश को वो गुमराह जो मत कहता है कीजिए। वो leader निजामुद्दीन जी, बाकरे साहब, बंद करें। बाकरे साहब, शरद पवार जी ने जो एक्यूजेशन किया कि फार्मर्स देवेंद्र, उन्होंने कहा देवा भाऊ आप फार्मर्स के प्रति, किसान के प्रति आपके अपने कब तक जो है? वचन है वो भूल जा रहे जी। हो। आप भूल जा रहे हो, हमने 70,000 करोड़ फार्म वेवर लोन वेवर किया था, आपने कुछ नहीं किया। देवा भाऊ आपसे रिक्वेस्ट है, शरद पवार साहब का कहना है कि आप किसान के समस्याओं को जल्दी हल इमीडिएटली सॉल्व करें, नहीं तो नेपाल जैसे सिचुएशन यहां पर क्रिएट होगा। बाकरे साहब, शरद पवार जी का चेतावनी। प्रदीप जी, ये टूल किट के साथ सब ये लोग काम कर रहे हैं। अगर फार्मर्स बाकी इतने सब साल आप अकेले एग्रीकल्चर ढंग से मिनिस्टर काम कर रहे रहे हैं पवार साहब, और चीफ मिनिस्टर रहे, 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, और इन्होंने क्या किया? आज तक मराठवाड़ा और विदर्भ का दुष्काल के बारे में कभी बात नहीं की। Right, I think आज देवेंद्र Pandit जी wants to leave. कंटिन्यूअस मीटिंग्स लेके बागरे साहब, वो नदी जोड़ प्रकल्प कर रहे हैं। तो किस तरह के, देखिए राजीव जी मेरे बीच में बात करेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। One second, sir. Bagre Sahab wants, Pandit ji wants to leave, which is why Pandit ji, thank you so much for joining us. So nice of you. Namaskar, sir. You have some other show to go to. For that, thank you very much. बोलिए, बोलिए, बाकरे साहब, बोलिए। जय हिंद। बागरे साहब, please continue. प्लीज शरद पवार जी की एक्यूजेशन। शरद पवार जी, देखिए प्रदीप जी, देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र के किसानों को, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है उसके साथ मिलकर आज 12,000 रुपए महाराष्ट्र में किसानों को मिल रहे हैं। किसान के क्षेत्र में इतना निवेश हो रहा है। और आप देखिए देवेंद्र जी का कल का स्टेटमेंट है कि आने वाली पीढ़ियों को ड्राउट या दुष्काल के बारे में पता ही नहीं रहेगा। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट एक लीडर करता है तो उसको देखिए, आज वो उसमें काम कर रहे हैं। विदर्भ मराठवाड़ा का जो दुष्काल है, ड्राउट है, वो देवेंद्र जी पूरा बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने इतने साल कुछ भी नहीं किया विदर्भ को और मराठवाड़ा को, इन्होंने कुछ दिया नहीं। देवेंद्र जी ऐसे व्यक्ति है जो हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में फार्मर्स के बारे में जागरूक है, हमारे हर सेक्टर के बारे में। आप देवेंद्र जी का एक ट्विटर हैंडल या उनका सोशल मीडिया देखिए, उनका दिन में कितनी डेवलपमेंट की मीटिंग होती है। और कांग्रेस पार्टी अपनी वोट चोरी और इसमें लगी हुई है। एक कांग्रेस का नेता महाराष्ट्र की विकास के बारे में कोई बात नहीं करता। देवेंद्र जी ने तो कल मुंबई के अधिवेशन में चैलेंज किया था कि उद्धव ठाकरे साहब के लास्ट 10 भाषण निकाल के देखिए, और एक अगर मुद्दा उन्होंने विकास की बात की तो मैं 100 रुपए बख्शीश दूंगा। तो देखिए, विपक्ष की राजनीति सिर्फ जाति जाति में भेद करना, धर्म धर्म में भेद करना, समाज को लड़ाना और समाज को एक नेपाल जैसे क्रांति के पीछे उकसाने के लिए ये संवैधानिक संस्थाओं पे डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगता है। मैं कांग्रेस पार्टी से कभी ये उम्मीद नहीं कर सकता कि राजनीति इस लेवल पे लेके जा रहे हैं कि वो चाहते हैं कि देश में ऐसे टाइप का नेपाल जो और श्रीलंका और बांग्लादेश में जो वो ऐसा करना चाहते हैं। तो मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। कांग्रेस पार्टी इतने साल देश पे राज कर चुकी है, देश की सरकार थी। दे शुड अंडरस्टैंड द वे डेमोक्रेसी फंक्शंस इन द कंट्री। सर, ओवर हियर दी जो लिस्ट अभी मेंशन की गई थी कि the drug authority and drug enforcement authority, the USDA has released that list of about 23 countries, जिसमें इंडिया का भी नाम है, जिसमें इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, वेनेजुएला है, और उसमें इंडिया इज टॉक्ड अबाउट एज अ ट्रांजिट पॉइंट, कि ट्रांजिट पॉइंट है ये। नाउ द पॉइंट इज, वी नो दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, वी नो दैट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑन आवर वेस्टर्न कोस्ट, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑल्सो ऑन आवर ईस्टर्न साइड. And Manipur, I think, was a classic example of that. I think the drug outlay and the drug transits from Manipur would have ended by now. And by January, February next year, I think Manipur will be drug free. That's what I think. That's the information I've got.
बाकरे साहब कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, हमारे ऑनरेबल जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ही हैज डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन ड्रग्स। देवेंद्र जी ने भी महाराष्ट्र में कितने जगह ड्रग्स के खिलाफ एक्शन लिए। तो देखिए सर, ये कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इशू नहीं है, ये हमारे देश का इशू है कि हमारे नौजवान जो है कि जो भी ड्रग्स के कार्टेल्स है दे आर ऑपरेटिंग क्लैंडेस्टाइनली, और जहां जहां सरकार को सख्त कार्रवाई करनी है सरकार लगी है। और मैं तो ऐसा कहना नहीं चाहूंगा कि कोई कांग्रेस पार्टी के राज में ड्रग्स हो रहा है या कर्नाटक में हो रहा है। तो मैं तो ये कहता हूं कि देश की हर सरकार, कौन सी सरकार चाहेगी कि हमारे बच्चे जो देश का भविष्य है वो ड्रग्स के साथ जाए? तो दिस इज अ नेशनल फाइट, सो लेट्स नॉट डिवाइड इनटू पॉलिटिक्स अबाउट ड्रग्स। ड्रग्स एक समस्या है, टेक्नोलॉजी की वजह से आज ड्रोन्स के थ्रू लोग ड्रग्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। द होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैज सेड टाइम एंड अगेन, देवेंद्र जी हैज सेड टाइम एंड अगेन, वी आर टेकिंग स्ट्रॉन्ग एक्शन और हमको ड्रग्स फ्री कंट्री करना है। अनफॉर्चुनेटली द जो ड्रग के माफिया है दे फाइंड एवरी टाइम न्यू वेज, और मणिपुर एक क्लासिक एग्जांपल है। Perfect. आज अगर उनका ड्रग के अगर चैनल्स रुक गए थे तो आप देखिए कितना बड़ा हंगामा उन्होंने खड़ा किया। ये इन्फिल्ट्रेशन जो हो रहा है बांग्लादेश से हो रहा था, तो ये ड्रग्स, देयर इज एवरीथिंग इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सीज्ड ऑफ द इशू, Maharashtra government is seized of the issue and we are taking very strong action. Fantastic, absolutely fantastic. But let me give you something else before we go, before we end this show. Let me tell you this, that as far as India is concerned, sir, the industrial growth index has also grown. अब मैं क्या बताऊं यार, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडेक्स भी बढ़ गया है, डेवलपमेंटल इंडेक्स भी बढ़ गया है, और आईटी इंडेक्स का तो जवाब ही नहीं है। इट इज रियली गॉन अप नाउ, आई डोंट नो व्हाट टू से। अब यहां पर क्या हुआ है, चाइना, व्हाई डज चाइना वांट अ पैक्ट विद इंडिया? Because China has no consumers. All the consumers are here. They want to do business with India only because of that reason. Let's be very, very clear. और I think we are on the, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है, आज चलिए मोदी जी हैं, मैं कहता हूँ कोई और भी प्रधानमंत्री हो, you can't stop the development of India. अब भारत जिस विकास की बता रफ्तार से चल रहा है ना, उसको अब कोई रोक नहीं सकता, ये मैं मानता हूँ। बागरे जी आप इसके बारे में पहले बोले, उसके बाद निजाम साहब बोले। सर प्लीज गो हेड। देखिए, 2014 में आज हमारी कंट्री की इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 में हुआ करती थी जी, नाउ इट इज इन द टॉप 5। तो ये आप फर्क है सर 10-11 साल में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए। आप, मैं 1-2 मिनट में आपको बताऊंगा कि 2014-15 में आप देखिए सर 55 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट तक नहीं खुले थे। सो आज हम बात कर रहे हैं डिफेंस प्रोडक्शन की, जीएसटी रिफॉर्म्स की। तो अगर हमने बेसिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं किए रहते तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुंचते। और मोदी जी ने जो पॉलिसीज फॉलो किए हैं उसके कारण आज देश का युवा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। वी आर द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आज जो भी एक्टिविटी हो रही है, एफडीआई हो रहा है, सर देखिए विद ड्यू क्रेडिट टू लीडरशिप ऑफ मोदी जी और हमारे पूरे जो स्टेट्स की सरकार है, एक टीम इंडिया डेवलप हो गई और इसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। तो आज जो हमारा देश का युवा है वो इसीलिए डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। एक निराशावादी अर्थव्यवस्था से एक आशावादी अर्थव्यवस्था पे आए। आपको मैं बताता हूँ इकोनॉमिक टर्म्स में सर, कांग्रेस पार्टी ने 2008 से 13 क्या किया, उन्होंने बैंकों में आड़े टेढ़े लोन लोगों को बांट दिए, उसके कारण उनको लगा जीडीपी बढ़ गया। अरे आपने एनपीएस क्रिएट कर दिए। वी बिलीव इन पीपल कंज्यूमिंग मोर एंड दैट्स व्हाई वी आर 10 साल में हमने इनकम टैक्स न बढ़ाते हुए हमारे बजट का साइज 4 पट कर दिया, हमारा पर्सनल इनकम टैक्स कट कर दिया, जीएसटी रिफॉर्म्स किए। सो ये तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के कारण हुआ है सर, डेवलपमेंट हुआ है। बट बाकरे साहब, आपकी जीएसटी रिफॉर्म, बट बाकरे साहब ये कांग्रेस का जो आरोप है, राहुल गांधी की वजह से हुआ। राहुल गांधी चिल्ला रहे थे कि ये जीएसटी का जो आप कर रहे हैं ये धोखा है, हम जो कह रहे हैं वो करो, वही करना पड़ा आपको। और ये भी छोड़ दीजिए, देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भारत छोड़ के भाग रहे हैं आपकी नीति से। आज कम से कम 40,000 से ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट चले गए देश छोड़ के आपका। आप ये बातें दिखाने के लिए बहुत अच्छी हैं, खांसी की दांत की तरह, कि खाने और दिखाने के दोनों अलग अलग हैं। वो सारा पूरा देश समझता है और ये सारा आपके पब्लिक डोमेन में है। हम अपनी मर्जी से, आपके भारत का आज इंडेक्स 108 से ऊपर पहुंच गया पासपोर्ट में आपका। और आप अभी बात कर रहे थे, आप आए हैं गोश्त और इसके नाम पर जो देश भर में झगड़े लड़ाई करा रहे थे, आज पूरी बीजेपी पूरे गले तक जो है गौ कस के मामले में फंस के जाती रही है। सारे बीजेपी के नेता ये गोश्त के पैसे को कलेक्ट कर जेब में डाल रहे। आज पूरी दुनिया में सेकंड 9 नंबर पे था कांग्रेस के जमाने में, 11 नंबर और 9 नंबर।
आज आप गोश्त एक्सपोर्ट में कहां पहुंच गए? आप बातें जो करते हैं वो सत्यता से सब दूर होती हैं। बीजेपी एक खूबसूरत सपना दिखा सकती है। ये जो आंकड़े हैं, आप पैसा ले रहे हैं, बीजेपी के सारे नेता आज जितने लोग मटन निर्यात करने वाले हैं, आप मटन निर्यात का, मैं तो अटल जी को सलाम करूं, उनके दौर में भी इतना नहीं था, जबकि बहुत सारी सरकारें थी। उसके बाद से 11 साल में आपने 90 की जगह 2 नंबर पे लाके आपने खड़ा कर दिया देश में। तो ये बातें करना और दिखाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आंकड़े हम आप सिर्फ बहस कर रहे हैं, जब आप टेबल पर आंकड़े भारत के सामने आता है तो आप फेल हो जाते हैं। और अभी आप कह रहे थे कि राहुल गांधी ने ही कहा जीएसटी में जो है आपको सुधारना पड़ेगा। अगर ये तो यही हुआ कि हमने एक चीज 50 रुपए की कर दी, जब विरोध हुआ तो कहा भाई ठीक है 50 की जगह हम 40 कर दे रहे। तो ये पहले प्लान क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं जीएसटी में? इसका मतलब कब तक आप देश को धोखा लेकिन दे एक चीज है सर, मे आई पॉइंट आउट समथिंग। अभी निजाम साहब ने कुछ कहा। सर भागरे साहब 1 सेकंड, निजाम साहब ने एक चीज कहा भारतीय पासपोर्ट के बारे में, कि भारतीय पासपोर्ट की रैंक नीचे आ गई है। सर अकॉर्डिंग टू हैंडली 2014 में भारत का पासपोर्ट नंबर 76 था, आज नंबर 77 पे है। हियर इट इज नंबर 77 टुडे। आपके वक्त नंबर 76 था, लेकिन उस वक्त सिर्फ 15 देश थे जहां पे वीसा ऑन अराइवल मिलता था। आज की तारीख में 59 देश हैं, 59 कंट्रीज। भारत का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो 59 देश ऐसे हैं पूरी दुनिया में जहां पे आपको वीसा के लिए अप्लाई नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू लैंड देयर एंड यू विल गेट अ वीसा ऑन अराइवल। सर वो तो होता है, दैट पासपोर्ट गोज अप गोज डाउन, इवन द अमेरिकन पासपोर्ट इज वे डाउन। जी बागरी साहब कुछ बोल रहे थे आप, प्लीज फिनिश। और मैं जवाब देना चाहता हूं कि राहुल गांधी के वजह से हर चीज हो रही है। तो केलकर कमेटी जो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन में बनी थी वो 2000 में बनी थी। 2004 से 14 आपकी सरकार थी, आप सोए थे क्या? आपकी सरकार सोई थी क्या जीएसटी लागू करने में? और इतना बड़ा जो निर्णय है मोदी साहब के जैसे नेतृत्व के कारण, इतने बड़े 50 टैक्सेस एक साथ मर्ज करके उसका डिजिटल इंफ्रा तैयार करके आज 22 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन आया है, और ये 7 लाख करोड़ 2017 में था। तो 4 टाइम्स बढ़ा है, और उसके बाद देश में लोगों को हम फायदा पहुंचा रहे। तो राहुल गांधी को 1951 से 2023 में कुछ सूझा नहीं, उनको सब आज समझ में आ रहा है कि हमने ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। अरे आप कर्नाटक में करके दिखाइए, आप वहां टैक्सेस बढ़ाते जा रहे, पेट्रोल पे टैक्सेस बढ़ाते जा रहे। आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी पूरी फेल है, क्योंकि आपके वक्त पूरा क्रोनी कैपिटलिस्ट इस देश को चलाता था। बैंकों के कर्जे फोन पे दिए जाते थे, और उसके कारण इतने एनपीए बढ़े। तो आप जीएसटी की ना बात करें, ना जीएसटी आप 15 साल में इंप्लीमेंट कर सके, ना कुछ कर सके। मोदी साहब ने इंप्लीमेंट भी कराया, उसको डिजिटाइज भी कराया, उसको रिफॉर्म भी कराया, और आज देश की जनता को उसका फायदा भी पहुंचा रहे हैं। बाकरे साहब, बट 2-3 पॉइंट है जो कांग्रेस बार बार उठाते हैं। यू नो द फार्मर सुसाइड, वी आर अ $4 trillion इकोनॉमी, बट farmer suicide in the first 3 months this year was 767 in Maharashtra. आगे जाके इनका कह रहे इंडियन मनी इन स्विस बैंक्स, आप वापस लाने वाले बात करते हैं, इट हैज गॉन 300%। स्विस बैंक्स में इंडियन मनी 300% बढ़ गया है, जो मोदी साहब वापस लेके आने वाले थे। एंड अनएम्प्लॉयमेंट दिस इज 45-year high, 45-year-old high अनएम्प्लॉयमेंट। ये चीज आपको जवाब देना पड़ेगा बाकी साहब। देखिए प्रदीप जी, आज के डेट में महंगाई दर सबसे कम है। दूसरा, अगर रोजगार की आप बात करना चाहते हैं तो रोजगार में आप ऑफिशियल आंकड़े देखिए ना। कांग्रेस पार्टी कहीं भी हवा से कुछ भी लेके आएंगे तो हम उसका थोड़ी जवाब देते रहेंगे। जो ऑफिशियल सोर्सेस के आंकड़े हैं वो आप उसका जवाब देखिए। तो रोजगार के बारे में तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इतना, और अगर इतनी देश में अशांति है, सब दुखी है, सब गरीब है, रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी बार बार चुनाव क्यों हार रही है? कांग्रेस पार्टी के लीडर्स क्यों छोड़ के जा रहे हैं? इनके चीफ मिनिस्टर अशोक चौहान साहब ने बोला था कि मेरा इंसल्ट किया जा रहा था कांग्रेस पार्टी में, वो क्यों छोड़ के गए? तो ऐसे कई नेता है कांग्रेस पार्टी को जिनको लगता है कि हमारा भविष्य अब कांग्रेस पार्टी में समाप्त हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये इनका प्रॉब्लम क्या है, ये डायनेस्टी से निकल नहीं सकते। इनको एक परिवार के बारे में ही सब पॉलिटिक्स करना है, चाहे वो परिवार का व्यक्ति वो उस लायक हो नहीं हो, ये देखना नहीं चाहते। ये सचिन पायलट को इसलिए दबाएंगे क्योंकि राहुल गांधी को वो कंपटीशन दे सकते। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे आज रविंद्र चौहान साहब को हमने आज अध्यक्ष बने हैं महाराष्ट्र के, आज वो डोंबिवली से थे। हमारे यहाँ कोई भी बन सकता है, इनके सिर्फ परिवार का सदस्य होना चाहिए। तो हम कल कोई भी भारतीय जनता पार्टी में एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। हमारे देवेंद्र जी एक
एक सादे नगर सेवक से वहां तक पहुंच गया चीफ मिनिस्टर तक, स्विस बैंक क्योंकि वो से- चाहते तो अब करतूतों तक पे जितने बनते हैं। अब तक ऐसा जितने नहीं, कांग्रेस प्रधानमंत्री पार्टी में बने सिर्फ सर, सामने से बनते हैं। अब तक जितने प्रधानमंत्री सब जो है राहुल गांधी के परिवार से बने। अब तक कांग्रेस ने जितने प्रधानमंत्री बनाए सब वहीं से बनाए। जितने अध्यक्ष कांग्रेस ने अब तक बनाए सब नेहरू परिवार से बनाए। अरे भाई, झूठ बोलने का भी कोई अरे तरीका रिमोट सीख लो यार। साहब, भाई साहब, रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? महाराष्ट्र के अध्यक्ष गांधी की बात कर रहे हो, तो नेहरू खड़गे साहब खानदान कुछ के बोलते अध्यक्ष हैं हैं। राहुल गांधी के नहीं, बारे में, मैं राहुल आपसे गांधी उनको पूछता हूं भाई काट साहब, देते हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में अध्यक्ष जो है, महाराष्ट्र में अध्यक्ष नेहरू खानदान से आया बनने के लिए। ऐसी बातें करो यार जो जनता के दिल में उतरे भाई। अरे ऐसी आप झूठ गांधी बोलने की परिवार गाड़ी का में सदस्य को लेकिन राम तीनों साहब- सांसद कैसे नहीं, बन रहे आपसे हैं? पूछता हूं ना, सारे प्रधानमंत्री जो कांग्रेस से बने वो सारे कांग्रेस से नेहरू सिर्फ परिवार के थे। तीन आप मेरे तीन को आप बताओ तीन ना, प्रधानमंत्री, तीन आप तीन। बताओ, जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन से नहीं बने, राहुल गांधी चाहते प्रधानमंत्री बनना बन जाते, लेकिन तब उन्होंने सरकारों को बनाया, तब उन्होंने जो है नरसिम्हा राव को बनाया। तब आप ऐसी बात करिए जो देश की जनता को ना पता हो। आपसे बेहतर झूठ बोलने वाला हमको नहीं दिखा। सर, मैंने नेहरू आज पहली परिवार बार जो देखा है- कि आप मोदी जी से भी ज्यादा झूठा बढ़िया बोल सकते हैं। नेहरू गांधी आपको परिवार मोदी जी की- से आपको ज्यादा नरसिम्हा राव के जो शव था वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में लाने नहीं दिया। नरसिम्हा नेहरू राव गांधी क्या परिवार किया? की- आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर को आप थोड़ा सा क्या देखिए हुआ? कि आप आज क्या कांग्रेस हुआ? पार्टी ने जो अटल जी के बाद इंसल्ट भी किया आप नरसिम्हा क्या राव साहब का, पिछले के वो जितने कांग्रेस हैं, उसकी फैमिली भी जानती आपके है। यहाँ डिक्टेटरशिप का यह हाल है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि मोदी जी के आगे। मैंने देखा अभी 2 दिन पहले किसी मीटिंग में नड्डा को हाथ पकड़ के पीछे फेंक दिया। तो आप क्या, ये बात तो आप हमसे कभी कर नहीं सकते। मजाल नहीं है कि मोदी के सामने कोई जुबान भी खोल दे। कोई लेकिन मंत्री एक आज अच्छी तक- खबर है- आज एक मंत्री का नाम बता नहीं सकते जो अपने और- मर्जी से डिसीजन सर, ले। आप दोनों महानुभावों को एक अच्छी खबर मैं देना चाहता हूं। जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नींव भारत में आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने यस, रखी थी। आज सर, टुडे इंडियाज एक्सपोर्ट्स, आईटी एक्सपोर्ट्स हैव टच्ड $210 बिलियन। 210 तब बिलियन इनका विरोध करने के लिए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अरे जी सर। संसद में बैलगाड़ी से गए। Sir, please, $210 billion, which is 18% of the total IT trade in the world. 18% is now controlled by India. And I think all of us as Indians should be very proud of that. It is a fantastic achievement. And as I said, nobody can stop India now. अब भारत को कोई रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता। भारत जिस तरीके से अभी बढ़ रहा है, which is absolutely fantastic. Really and truly. Gentlemen, thank you very much for joining us. बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का नमस्कार। हम लोगों के साथ बात करने के लिए, शो में आने के लिए। And people love it. Even when you argue, people love it even at that time. Thank you very much. Thank you so much. निजाम साहब, बागरे साहब, नमस्कार। Thank you. Thank जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नमस्कार। भारत माता की जय। Thank you. Oh well. But the fact is that as far as the Adani thing is concerned, nobody's talking about it. The Adani being given 1,024 acres of land for a power plant, which is necessary. There is no doubt about it. But it's already cultivable land. You don't need to have a power plant where there are already orchards. जहाँ पर लीची उगती है, जहाँ पर 10 लाख आम के पेड़ हैं, वो चौसा और बिहार में जो बाकी दशहरी आम वगैरह वगैरह जो होते हैं, and they're all exported. तो सर मेरा ये कहना है कि people should wake up to that fact कि जरूरी है यही बनाना या थोड़ा आगे बढ़ाना। But sir, Banjars one aspect is what you see. What you're saying is farmers are getting at loss. Other aspect is farmers getting money. Like जो यहाँ they're पर- getting money. Yeah, The जो problem यहाँ has- समृद्धि महामार्ग में the farmers overnight became Yeah, huge. but why has the story come out? बिहार में ये story बाहर क्यों आई है? Because farmers are not getting money. They are not getting the compensation that the court has said it must be given to them. That's the problem. कंपनसेशन तो मिलना ही चाहिए। सर compensation यहाँ के अगर हर किसान जो जिसका भी सर land कोई भी है, तकलीफ नहीं देगा। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, अगर आप compensation मुआवजा देंगे आप जमीन का, तो कोई तकलीफ में क्यों लाएगा आपको? वहाँ ठीक है भाई, मुआवजा मिल रहा है, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ महाराष्ट्र में तो 10-10 गुना। जिस अरे प्रकार से सर, they all the farmers have become millionaires because of समृद्धि मार्ग। समृद्धि, सबको समृद्धि, जैसे एकनाथ शिंदे जी कह रहे थे समृद्धि महामार्ग ने सबको समृद्धि दिया था। सब हर किसान had become very That's right. wealthy and Absolutely. beyond expectation धन मिल गया था उनको। Fantastic. Right, that's just about it as far as tonight's show is concerned. आज के शो में सिर्फ इतना ही। मोदी जी का जो जन्मदिन है उसकी सेलिब्रेशन चलती रहेंगी, अभी काफ़ी देर और चलेंगी। उसके अलावा राहुल गांधी जी
ने जिस प्रकार अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है वोट चोरी के ऊपर, उसके ऊपर उनको बहुत ट्रैक्शन मिल रही है, बहुत लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ, लेकिन अब वो वोट में तब्दील होंगे या नहीं होंगे मुझे मालूम नहीं है। India's economic indices look really and truly lovely, and as far as the Trump negotiator is concerned, he's already here. हर एक कोई उनसे मतलब बातचीत हो रही है और बहुत बहुत अच्छे तरह। मिस्टर ट्रम्प is of course in the UK right now, and he called the Princess of Wales a very very beautiful woman. That's what he said, and that's just about it. And India, if you see this particular Trump और India Modi का जो एक प्रकार से टकराव हुआ था, that spelled well for India. India has become much more stronger because of that. That's We right. are searching new markets. Our exporters are searching new markets. The government is helping them find new markets, and we are And- looking towards new alliances. And thank God that enmity with China is slightly down. We are now treating China the way we should as a business partner, and that's it. China is a great business partner, whether you like it or not. I mean, that's it. I know. और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जहाँ तक रशिया का सवाल है, चाइना का सवाल है, इंडिया का सवाल है, it makes sense. Russia, India, China. I mean, that makes a lot of sense. You open up the Chinese border also. That's it. Indo-China's relationship, सर वो Indo-US बॉर्डर ओपन हो relationship. गए। वो जो पुराना ट्रेड रूट थे, जो Yes, 4 yes. passes के थ्रू ट्रेड होता था, that has already been opened. They'll close, of course, for the winter. Kailash That's already been Mansarovar opened. opening and our pilgrims going there. Fantastic. That's right. sound. It's fantastic. What more do you want? And at the end of the day, जो border dispute है वो है भाई, because they have different maps, we have different maps. हम जो है मैकमोहन लाइन को लेकर के चलते हैं, वो अपनी लाइन को लेकर के चलते हैं, तो मतलब And right now it's all no man's land area. So it is better we negotiate at some point of time and finish the dispute. थोड़ा इधर थोड़ा उधर करके. I mean the government is और working on दूसरी that. बात क्या है कि इंडिया को to put pressure on China, we must claim a couple of other territories in China. कि भाई यहाँ पे लोग संस्कृत बोला करते थे एक ज़माने में, हिंदू थे, केव्स के अंदर शिव जी की पेंटिंग मिली हैं, रामायण की अलग अलग पेंटिंग मिली हैं, हर जगह पे जाकर के, तो जहाँ पर अभी ऑगर मुस्लिम रहते हैं ईस्ट तुर्कमेनिस्तान में। Buddhism is right inside the belt of China. That's right, it's वो तो हमारा है ना सर, तो बुद्धिज्म यहीं से गया है ना, बौद्ध धर्म तो यहीं से गया है, तो मेरा ये कहना है ये 10,000 साल पुरानी सभ्यताएं हैं, इन दोनों को हाथ मिला के चलना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी ऐसे ही हो रहा है। और बाकी जो है वो तो चलता रहेगा, as far as politics is concerned it will keep going on. But what I'm surprised about is with the subject that we discussed yesterday that we could not find a closure to is how the Pakistanis behaved yesterday. अरे यार आप होटल के अंदर बैठे हैं, मैच खेलने को नहीं आ रहे हैं, मतलब मेरी समझ के बाहर है, क्या कर रहे हैं आप? I mean, this is really and truly so funny. You won the match against UAE. अरे आप UAE के साथ मैच जीते हो यार, मतलब क्या है, आप उछल तो ऐसे रहे हो कि पता नहीं क्या कर दिया आपने, कि आपने शायद ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया हो या इंडिया को हरा दिया हो या इंग्लैंड को हरा दिया हो। I mean, so stupid. That's all that I can say. और वो जो गावस्कर साहब कहते हैं, सुनील गावस्कर साहब, कि पहली ऐसी पाकिस्तानी टीम देखिए जो पोपट वाली टीम है, क्या है मतलब ये? I mean, I always believe that Pakistan without drugs is nothing, frankly speaking, because Shoaib Akhtar himself confessed that he can't run 100 meters without that kind and of support. that Omar, Yes, that yes. chap who used to be in They've got the a history Pakistani of team. consumption. Yeah, he used to claim that Mr. Imran Khan can't bowl without smoking weed and without taking some kind of drug. And probably now you can't do active politics without that. Yeah, you can't. So, and so is the case with Javed Miandad. So is the case with so many other people. I mean, now, but my point is, as far as Pakistan is concerned, maybe we should move our attention away from Pakistan and talk more about competing with China, competing with the USA, competing with Europe, and so on. And Europe, by the way, has more or less agreed to a free trade agreement with India. Europe की तकरीबन agreement हो गई है by December. The first agreement, the draft agreement is already ready. The UTSA has already been signed. FTSA has already been signed. The FTA agreement will be ready, I think, by December this year. So we are proceeding in the right direction. And happy birthday once again to Mr. Modi. And the celebrations continue as far as Mr. Modi's birthday is concerned. Right, that's just about it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। और वो सब्सक्राइब अगर नहीं किया जाए तो प्लीज कर लें। The fastest growing channel of the nation, Nation Now. Please do subscribe to the channel. The fastest growing channel of the nation. The fastest growing channel of the nation. And it is your channel, the real people's channel. Yes. Do remember that. हम लोग आपके इशू रेज करते हैं यहाँ पे, किसी से डरते नहीं हैं, किसी के सामने झुकते नहीं हैं, ये याद रख लीजिएगा। That's it.
दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू, वील सी यू अगेन टुमारो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, और भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद।